वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है। यस, टुडे वी हैव करण शर्मा जी ऑन अवर पॉडकास्ट। करण जी स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन फाइंडिंग्स ऑफ करण इन महाभारत, द अनटोल्ड स्टोरी। महाभारत या जय संहिता, जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत was written down by Lord Ganesha. Mahabharata was narrated by Maharshi Vedvyas. The original epic has 8,800 shloks and was Jaya Samhita. Then it was called Vijaya, then Bharata, and finally Mahabharata. Approx 233 chapters in Adi Parv and 81 in Sabha Parv. 2,736 characters, 40 main characters, जिनमें के हम जो जानते हैं, ज्यादातर लोग जो पहचानते हैं, अभिमन्यु, अर्जुन, भीम, भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, दुर्योधन, कर्ण, भगवान श्री कृष्ण एंड पांडवा ब्रदर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीमद् भागवत गीता। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट करण जी के साथ, फाइंडिंग ऑफ करण इन महाभारत, द अनटोल्ड स्टोरी। वेरी वार्म वेलकम करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगीराम पॉडकास्ट में। एंड प्लीज सर, अपने बारे में प्लीज बताइए। नमस्कार योगेश, कैसे हैं आप? पहले तो आपका काफी हैवी इंट्रो था जिसके अंदर मैंने काफी सारी फाइंडिंग्स नोट डाउन करी हैं जो मुझे लगता है आज हमें डिस्कस करनी ही चाहिए। और ये ही मतलब काफी कुछ बताता है आपकी रिसर्च के बारे में कि आपने भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अच्छा रिसर्च किया बिफोर पॉडकास्ट। अभी आपने मेंशन करा कि लोगों को बहुत ज्यादा मतलब दिस इज नॉट अनटोल्ड, जैसे भी आपने बोला अनटोल्ड, या मतलब लोगों को बहुत पता है लेकिन फिर भी लोगों को कुछ पता नहीं है। मतलब ये वाला प्रॉब्लम महाभारत के साथ बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा नैरेटिव चलता है, इतना ज्यादा फिक्शन स्टोरीज चलता है कि ट्रू स्टोरीज, मतलब आज सोचो, आई एम अ पर्सन जिसने ठीक ठाक तरीके से महाभारत का अध्ययन किया है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टोरी इतनी कन्विंसिंग होती है सामने वाले की कि आपको भी दोबारा एक बार थॉट देना पड़ता है कि ये बात सच है या ये एक मिथ्या है, और अल्टीमेटली वो होती है एक फिक्शन स्टोरी ही है। राइट। जैसे आपने एक इंटरनेट पे स्टोरी बहुत सुनी होगी, जो बहुत पॉपुलर स्टोरी है कि कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा होता है तो कर्ण के रथ, जब कर्ण तीर मारता है तो अर्जुन का रथ जो है बहुत पीछे नहीं जाता, और जब अर्जुन तीर मारता है तो कर्ण का रथ, मतलब इतनी प्यारी स्टोरी है लेकिन वो पूरी फेक स्टोरी है जिसका ओरिजिनल महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। और आपने बहुत अच्छा मेंशन करा कि ओरिजिनल महाभारत मतलब वेद व्यास रचित महाभारत जो गणेश जी ने लिखी। तो सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा पहले सवाल से। व्हाट इंस्पायर यू योर इंटरेस्ट इन महाभारत? महाभारत ही क्यों, या महाभारत ही सबसे पहले क्यों? रामायण या गीता ये क्यों नहीं? देखो, ऐसा मौका बन पड़ा कि मेरा जो अध्ययन था वो तो रामायण में भी बराबर है, महाभारत में भी है। इवन आपने अपने इंट्रो में श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता का मेंशन किया, मैं उस पर भी अभी टच करूंगा, इन पे भी है। आई हैव अंडरस्टैंडिंग, मैं एक फ्रॉम अ लॉन्ग बैक आई वाज अ स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब, लेकिन कोविड के अंदर मैंने देखा कि स्पिरिचुअलिटी की वेव सी आई एकदम से। वो भी इसीलिए कि आप थोड़ा सा लाइफ में थोड़े से स्पेयर थे, फ्री टाइम था आपके पास, तो आपने सोचा क्यों ना ये सब किताबों को पढ़ा जाए। फिर मौका कुछ ऐसा बना कि मेरे पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने शुरू हुए, मेरे लेक्चर्स जो शुरू हुए वो महाभारत को लेकर शुरू हुए। तो ऐसा नहीं है कि महाभारत को मैंने चुना, आप ये मान सकते हैं कि महाभारत ने मुझे चुना, और ऐसा ही होता भी है। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने हर पॉडकास्ट के अंदर कि महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, गीता के अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स है। मतलब आप एक कदम चलिए, वो अपने अंदर आपको खींच लेगा। जैसे आप कभी लद्दाख की तरफ जाएं तो लद्दाख के बाद ना एक मैग्नेटिक हिल आती है, तो उस मैग्नेटिक हिल के अंदर क्या है, आप अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर दीजिए, वो पहाड़ आपकी गाड़ी को अपनी मैग्नेटिक फोर्स से पुल करता है। वहां कोई ढलान नहीं है लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी जो है पहाड़ की तरफ जाती है ऑटोमेटिकली। ऐसा ही महाभारत और रामायण है, इसका नेचुरल मैग्नेटिक फोर्स ना बहुत हाई है। सर, मूविंग टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन, शुरुआत में ही मैं लेना चाहूंगा, हाउ डू यू इंटरप्रेट द कैरेक्टर ऑफ भगवान श्री कृष्ण इन महाभारत? आपके हिसाब से मैं जब बोलूं, आप कैसे व्याख्यान करते हैं प्रभु का? देखो, वी आर नोबडी टू कमेंट अपॉन व्हाट ही इज, मतलब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो मतलब कहना ही बहुत बड़ी सामर्थ्य है। परंतु अगर हम एक चलचित्र के हिसाब से देखें, महाभारत के कैरेक्टर के हिसाब से देखें, तो मतलब बेस्ट क्यों है, मतलब क्यों कृष्ण जी को बेस्ट माना गया। जैसे मैं जनरली महाभारत के जितने भी डिस्क्लोजर्स देता हूँ उनके अंदर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप महाभारत की बात करिए और कृष्ण जी की बात करिए, कृष्ण जी बिल्कुल अलग कहानी हो गई और महाभारत एकदम अलग कहानी हो गई। तो मतलब इतना सुप्रीम डोमिनेंट करेक्टर। लेकिन आपको क्या लगता है योगेश की, ऐसा भी मतलब क्या कृष्ण जी के करेक्टर में, एज अ ह्यूमन करेक्टर के अंदर आपको क्या लगता है ऐसा कि मतलब
वो इतने ज्यादा सेलिब्रेटेड क्यों है? मतलब व्हाट डू यू थिंक योगेश? मतलब मैं जनरल आपका पॉइंट पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? तो जो भी आपको सबसे बेस्ट लगता है किसी भी एक फील्ड में, सो ही इज दैट गॉड, ही इज दैट भगवान। राइट, लेकिन अगर ये तो देखो, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नो, लेकिन अगर मैं एक बहुत बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे सम अप करूँ ना, तो ये है कि एक अच्छा योद्धा कौन है जो फिजिकली सॉलिड हो। मतलब हम तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमारा योद्धा जो है वो तलवारबाजी में हार जाए या फिर तीरंदाजी में हार जाए, वो आर्चरी करे तो सुप्रीम ना हो। नहीं, तो हम चाहेंगे फिजिकली हमारा योद्धा जो है वो सबसे सुप्रीम हो। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो हमें कृष्ण जी ने समझाया, अपने करेक्टर से समझाया, कि फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अर्जुन की तरह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, कर्ण भी कुछ कम नहीं थे, कर्ण भी सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन दोनों में से लगभग +1 हम किसको मान लेते हैं? अर्जुन को। क्यों मानते हैं? बिकॉज कृष्ण जी की एक एबिलिटी जो है वो है माइंड स्ट्रेंथ। तो कृष्ण जी को महान इसीलिए माना गया क्योंकि वो फिजिकली तो बहुत, मतलब ही वॉज ग्रेट फिजिकली, बट वो मेंटली भी उतने ही स्ट्रांग थे। और एक अच्छा योद्धा और एक अच्छा वॉरियर, मतलब जिसे आप बेस्ट वॉरियर बोलेंगे, वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं हो सकता। वो जो है वो योद्धा होने के साथ साथ माइंड से भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। मुझे लगता है कर्ण और अर्जुन में भी कर्ण जो है वो लगभग जो थोड़ा लैग बिहाइंड कर जाता है। वैसे इस पे भी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कर्ण जो है वो ज्यादा महान है, लेकिन जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर वो अर्जुन के सामने लैग बिहाइंड कर जाता है तो वो माइंड स्ट्रेंथ की वजह से होता है। और कृष्ण जी इसीलिए सबसे ऊपर चले जाते हैं क्योंकि वो माइंड स्ट्रेंथ में भी सबसे सॉलिड है और वो फिजिकल स्ट्रेंथ में भी सबसे सॉलिड है। तो अगर आप कुछ भी बहुत अच्छा करना चाहते हो, आप तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को अटेन करने से कुछ नहीं होगा। आपको फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे, अपनी माइंड लेवल पे स्ट्रांग बहुत होना जरूरी है। जैसे आप इंडियन आर्मी देख लीजिए, इंडियन आर्मी फिजिकली तो देखो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा वो मेंटली स्ट्रांग है। आप उन्हें बोलो कि सुबह 4 बजे ड्रिल है तो दे विल बी देयर एट 4 o'clock। उनको बोलो रात भर जागना है और सुबह 5 बजे ड्रिल पे पहुंचना है तो भी वो पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो उनको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है। तो श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा ही था, एकदम सॉलिड फिजिकल बॉडी एंड सॉलिड मेंटल एबिलिटी। इसी कंटेक्स्ट में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पांडवों और कौरव की जब बात हुई, सो व्हाट लेसन डू यू बिलीव कैन बी लर्न फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पांडवास एंड कौरवास? भाई युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, दोनों के बीच में इट वॉज एन एपिक वॉर, बट इस वॉर से जब मैं बोलूं, सो व्हाट वाज द फाइंडिंग, व्हाट वाज द लेसन्स दैट अ पर्सन शुड लर्न? सिर्फ जब मैं वॉर की बात करूं, मैं जब अभी श्रीमद भागवत गीता का जब पार्ट जब मैं फॉर द टाइमिंग में हटा दूं तो ओके, तो देखो 18 दिन ये लड़ाई चली या युद्ध चला, या आप बोलिए कि पूरा विश्व युद्ध चला, एक तरीके से जमाने का वर्ल्ड वॉर था ये। ठीक है, तो 18 दिन तक ये चला। लेकिन अब आपका सवाल ये है कि इनसे हमें मिला क्या? सब योद्धा मर गए, कौरवों के भी मर गए, पांडवों भी मर गए, मुट्ठी भर लोग बचे। लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग के अंदर बताया कुछ 2-2.5 हजार करेक्टर बताए थे शायद आपने। अब वो सारे करेक्टर जो हैं उनमें से हैंडफुल करेक्टर हमारे पास बचे, सिर्फ 11 लोग बचे थे युद्ध के अंत में, मतलब क्षत्रिय खास तौर से। सो कुछ चंद लोग बचे और आपका सवाल ये है कि फायदा क्या हुआ, मतलब आउटकम क्या है इन सब चीजों का? सो दीज स्टोरीज ना आर देयर टू टीच अस लेसन योगेश। हमें सीधा सीधा ना लेसन सिखाना चाहती है। हमें इनमें ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना कि दुर्योधन कैसा था, अर्जुन कैसा था, कैसे थे पांडव, कैसे थे कौरव। ये हमें कुछ लेसन सिखाने आई है और हमें बस वो सीधे सीधे लेसन सीखने हैं। जो लेसन कौरवों और पांडवों में से क्या है, वो ये है कि पांडवों के पास अगर आप देखो तो ये सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। आप मानते हैं ये बात कि ये लोग सर्वश्रेष्ठ हैं? हाँ। अच्छा, फिजिकली देखिए कि पांचों बच्चे जो है ना, ये अलग अलग भगवानों के वरदान हैं। जैसे जो युधिष्ठिर हैं वो धर्मराज के पुत्र हैं, ऐसे ही भीम जो है वो वायुदेव के पुत्र हैं, अर्जुन जो है वो इंद्र के पुत्र हैं, ऐसे ही नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। तो पांचों देव पुत्र हैं। तो देखो पांचों फिजिकली सॉलिड है, पांचों मेंटली सॉलिड है, लेकिन आपका जीवन लगभग व्यर्थ चले जा सकता है अगर आप दुर्योधन जैसे ओपोनेंट पे लग जाए। ये पहला लेसन। मतलब आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, सोचो अगर आप युद्ध नहीं कर रहे होते, चलो ये एक साइकोलॉजिकल चीज हो गई, ये तो बिल्कुल ही इल्यूजनरी बात करते हैं कि मान लो अगर ये युद्ध नहीं करते तो सोचो उस कुरु वंश में कितना धन होता, कितने रिसोर्सेज होते। अच्छा, वो धन और रिसोर्सेज जो है वो देश की प्रगति में लगते तो सोचो कितनी उन्नति कर सकता था देश, कितना आगे पहुंच सकता था। अब ये सब इमेजिनरी बातें हैं, लेकिन ये सब नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो आप सोचो आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप देवपुत्र हो, लेकिन फिर भी अगर आप उलझ गए
दुर्योधन जैसे इंसान के साथ, तो पूरे जीवन का, पूरे रिसोर्सेस का सत्यानाश हो सकता है। ये पहला लेसन। सोचो कितना समृद्ध था वो साम्राज्य और आज हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। अच्छा, दुर्योधन से भी सीखने को मिलता है। दुर्योधन ऐसा नहीं है, देखो यहाँ महाभारत में ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ब्लैक है या पूरी तरीके से व्हाइट है। पूरी महाभारत जो है ब्लैक एंड व्हाइट। कभी कभी ऐसा होता होगा योगेश जी भी बहुत अच्छा दिन जाता होगा और कभी कभी योगेश जी का ही दिन जो है वो बहुत खराब भी जाता होगा। ऐसा नहीं होता कि अब हम जीवन में आए तो खराब ही दिन जाएंगे, हम जीवन में आएंगे तो अच्छे ही। तो कभी कभी दुर्योधन से भी सीखने को मिलता है। अब दुर्योधन से क्या सीखने को मिलता है? दुर्योधन से हमें सीखने को मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हमें कैसे किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले पहुंचना है, कैसे उसका अपॉर्चुनिटी। जैसे आई गिव यू फ्यू स्टोरीज, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, जहां पे भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। सो दुर्योधन एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, जब युद्ध की शुरुआत ही होनी थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि युद्ध जो है ऐसे ही शुरू हो गया, मतलब 5 पांडव और 100 कौरव आपस में भिड़ गए और युद्ध हो गया। ऐसा नहीं हुआ। There were series of things that leads to a creation of Mahabharata युद्ध। राइट, बट वंस ये भी डिसाइड हो गया ना कि अब युद्ध होना है, लेकिन उसके बाद भी 18 पर्व हैं पूरे महाभारत के अंदर। 18 पर्व मतलब आप 18 चैप्टर्स मान लो, और 18 चैप्टर्स भी नहीं, आप मानो 18 किताबें हैं। सो ये मोटी मोटी 18 किताबें हैं, जिनमें से एक पूरी किताब युद्ध से पहले वो है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व मीन्स द बुक ऑफ एफर्ट्स, जहां पे एक एक करेक्टर ने एफर्ट करा है कि युद्ध ना हो, मतलब एक एक जने ने। तो एक लंबा चौड़ा संघर्ष हुआ इस बात के लिए कि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन की वजह से अल्टीमेटली युद्ध हुआ। मतलब मैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता इसके लिए, सीधा सीधा दुर्योधन को मानता हूँ। ऐसी कोई किसी के भी कान नहीं भर सकता। आपके कोई कान आके भर जाएगा, आप ऐसे थोड़ी मान जाओगे। आपके अंदर खुद का भी तो कौशल और बुद्धि और समझ होगी। तो पूरी तरीके से दुर्योधन रिस्पॉन्सिबल था इस युद्ध के लिए, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन अपॉर्चुनिस्ट क्यों बोला मैंने क्यों बोला दुर्योधन से सीखना चाहिए? तो आप देखो, दुर्योधन को ना बचपन से पता था दुर्योधन वीक है। ये कोई सरप्राइज नहीं था दुर्योधन के लिए। ये दुर्योधन वॉज वेल अवेयर। इवन दुर्योधन छोड़िए, पूरा परिवार, मतलब दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी, सबको पता था कि दुर्योधन जो है वो वीक है, इतना कैपेबल नहीं है जितने पांडव हैं, ठीक है। तो ये बचपन से ही बड़ा इनसिक्योर था। एक बारी तो बचपन में ऐसा हुआ कि इसने भीम को विष पिलाकर मारने की कोशिश करी। दूसरा इंसिडेंट ऐसा होता है जहां पे पूरे लाक्षागृह में एक महल बनवाया गया था, बेसिकली फ्लेमेबल आइटम्स का, जहां पे जला के इसने इन 5 पांडवों को मारने की। आप ऐसा कब करने की कोशिश करोगे? जब आपको पता आप इनसे डायरेक्टली तो कम्पीट कर नहीं सकते। अब जब डायरेक्टली कम्पीट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट हरकतें करोगे। तो आप अपॉर्चुनिस्ट क्यों है? क्योंकि ये बचपन से जानता है कि ये कितने पानी में है। लेकिन जब युद्ध में उद्योग पर्व आता है, जब एफर्ट्स किए जाते हैं युद्ध रोकने के लिए, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास जाते हैं संधि करने के लिए, बेसिकली पूछने के लिए कि योगेश्वर कृष्ण किस तरफ रहने वाले हैं। अब जब ये बात का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तो कुछ परिस्थिति बस ऐसे बनता है कि दोनों पहुंच जाते हैं। एक जना पहले पहुंचता है, एक जना बाद में पहुंचता है, बट दोनों जने पहुंच जाते हैं। कृष्ण जी जो है वो दोनों को ये चुनाव दे देते हैं कि आप बताओ, मेरे पास 2 ऑप्शंस है। एक तो मुझे चूज कर लो, अगर तुम मुझे चूज करोगे तो मैं एकदम निहत्था आऊंगा, कोई अपनी सेना नहीं लेकर आऊंगा, कोई अस्त्र शस्त्र गुस्से से नहीं करूंगा। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ कि आप मेरी पूरी सेना, नारायणी सेना अपने पास रख लो, ठीक है। वेयर दुर्योधन चूजेस द नारायणी सेना एंड अर्जुन जो है वो चूज करता है कि वो श्री कृष्ण को चूज करेगा। तो उसने नारायणी सेना चूज करी, क्यों? क्योंकि उसे पता था वो कैपेबल नहीं है, शायद सेना ही कुछ कर पाएगी उसे। शायद श्री कृष्ण में योगेश्वर श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन आप देखो उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की तो कोशिश करी। सो ही इज एन नॉट ओनली है। एक और स्टोरी आती है राजा शैल्य की, ऐसी ये संधि के समय जब ये सब अलग अलग राजाओं के पास पहुंच रहे होते हैं, तो ऐसे जब श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, ऐसी एक राजा है राजा शैल्य। सो अब शैल्य कौन है? पांडवों के जो पिता है, पांडु की 2 पत्नियां हैं, वन इज कुंती एंड वन इज माद्री। सो ये 5 पांडवों की माँ एक नहीं है। ये मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर करना चाहूंगा, कई बार ये भी कंफ्यूजन होती है। 5 पांडवों की माँ एक नहीं है, इनकी 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री, ठीक है। सो ये माद्री के भाई हैं। और राजा शैल्य इतने पावरफुल हैं। योगेश, मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लियरली आपको कोट अनकोट बताऊंगा कि महाभारत में क्या लिखा है। राजा शैल्य को कृष्ण तुल्य बताया गया है। मतलब ऐसा बोला गया है कि राजा शैल्य एंड कृष्ण जी शेयर द सेम पावर, इनका सेम लेवल है, ठीक है। तो ये हल्का फुल्का इंसान तो नहीं होगा। तो राजा शैल्य को बुलाया जाता है कि आप आइए और हमसे आके टेबल टॉक कर लीजिए। युद्ध हो रहा है तो उससे पहले एक बारी बातचीत करनी जरूरी है, आप किसकी साइड रहेंगे किसकी। और ये इनवाइट करते हैं नहीं युधिष्ठिर, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट दुर्योधन क्या करता है, जब ये आ रहे होते हैं तो ये पहले ही
उनसे मिलने चला जाता है। इस तरीके के अरेंजमेंट करता है कि वो एक तरीके से ना वचनबद्ध हो जाते हैं, और मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो थोड़े धर्म संकट से में फंस गए कि अब दुर्योधन आ गया, खातिरदारी कर रहा है, पूरा एकदम बढ़िया सा महल वहल बनवा दिया। तो वो दुर्योधन को वचन दे देते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, जबकि उन्हें बुलाया किसने था? युधिष्ठिर ने। लेकिन राजा शैले ने वचन किसको दे दिया? दुर्योधन। क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट, उसे सही समय पर अपॉर्चुनिटी को पिक करना आता है। वो आगे उसका कुछ कर नहीं पाता, वो एक अलग बात है, लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी पिक करनी आती है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, हमने सीखा क्या? हम्म। तो पांडवों से सीखा कि आप धुरंधर हो सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला दुर्योधन हो जाए तो जीवन का सर्वनाश हो सकता है। लेकिन दुर्योधन से क्या सीखा? कि आपको कैसे वीक होने के बाद भी, कम से कम आपको पता है वीक हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा तो उठाओ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो उठाओ। पूरे के पूरे एमबीए कॉलेजेस आज की डेट में आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज सिखाने में लगे हुए हैं, और दुर्योधन ये बात बहुत पहले से जानता है। शायद वो एमबीए करके आया हुआ है, शायद टॉप इंस्टीट्यूट से नहीं, लेकिन उसने एमबीए कर रखी होगी। इसी कंटेक्स्ट में मैं एक और थोड़ा सा एक अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। आपको क्या लगता है कि राइट। महाभारत के पात्रों में या महाभारत के पात्रों के जीवन में भाग्य की क्या भूमिका थी? डेस्टिनी बोलूं या फेट बोलूं, तो इसका क्या रोल था महाभारत के कैरेक्टर्स में? कि नहीं, इट वाज एवरीथिंग वाज रिटन, एवरीथिंग वाज लाइक दैट, कि नहीं कुछ डेस्टिनी भी थी उनके पास? या जैसे बहुत बार बोला जाता है कि हाँ, एवरीवन हैज ए पास्ट लाइफ। जब मैं कर्ण की बात करूं, पास्ट लाइफ उनकी अलग थी। जब मैं पांचाली की बात करूं, उनकी पास्ट लाइफ, द्रौपदी की बात करूं, तो उनकी एक पास्ट लाइफ थी। वो सारी चीजें फिर आई, और फिर इसमें फिर महाभारत में वो अपने को पता चलता है। राइट। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और आई एम अ फर्म बिलीवर ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसे ऊपर से कहने की बात कर रहा हूँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से बिलीव करता हूँ। ये स्टोरी सारी महाभारत की ना हमें एक गहन तरीके से एक बात समझाना चाहती है, जो कि हमारे हिंदुइज्म में बहुत चलती भी है, जैसे हम बोलते हैं पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। बेसिकली हमें बार बार आना है, बार बार जाना है। मतलब जब हम मरते हैं तो हम नहीं मरते, हमारी फिजिकल बॉडी मरती है। आत्मा जर अमर है, वो हमेशा चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से हमें ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए जो है, ये इतनी महाभारत की सारी बैक स्टोरीज बताई जाती है, कि द्रौपदी के बारे में बैक बताया जाता है, या फिर अर्जुन के बारे में बैक स्टोरी, जिससे कि हमारे दिमाग में ना ये सवाल उठे, और ये सवाल उठ के क्रियोसिटी टू नो हो, और फिर क्रियोसिटी टू नो में हमें पता चले पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का कॉन्सेप्ट। सो बिल्कुल हाँ, जो पुरानी डेस्टिनीज हैं वो तो है ही है, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि पुराने आपके कर्मों में जो भी लिखा है, उसके साथ साथ जो है करंट ड्रिवन एफर्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं, और वो दोनों का बैलेंस लाइफ बनती है, और वही कौरवों और पांडवों के साथ भी था। मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट वायरल क्वेश्चन, आपके जितने भी पॉडकास्ट हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से। सो महाभारत में महिलाओं को या महिलाओं के चित्रण के बारे में आप क्या सोचते हैं? वेरी स्पेसिफिकली ये बहुत बार हाउ द्रौपदी वॉज पोर्ट्रेटेड, हाउ मेजर गांधारी की बात करूं, कैसे उनको पोर्ट्रेट किया गया है, राइट? तो जो भी प्रोमिनेंट, जो भी इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स थे इन महाभारता, अंबिका की जब मैं बात करूं, भीष्म पितामह के कंटेक्स्ट में जब मैं बात करूं, तो वो कैसे पोर्ट्रेट किया गया है आपके हिसाब से? आप कैसे, आपके क्या विचार है उसके बारे में? अच्छा, अभी हम एक एक करके थोड़ा ना इसे स्लो डाउन करके लेते हैं और देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे सबसे पहली फीमेल कैरेक्टर जो महाभारत में डिस्कस हुई, दैट इज गंगा। सो गंगा कौन है? गंगा है राजा शांतनु की वाइफ। राजा शांतनु से आप समझिए लगभग महाभारत शुरू हुई। अगर मैं बिल्कुल हल्का सा ब्रीफ करूं, तो राजा शांतनु के पुत्र हुए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के कोई बच्चे नहीं हुए। भीष्म पितामह जिन्होंने जो है वो प्रतिज्ञा ली, नेक्स्ट जनरेशन जो हुई दैट इज पांडु एंड धृतराष्ट्र, और उससे नेक्स्ट जनरेशन ये पांचों पांडव कौरव वाली हम देखते हैं। तो लगभग 4-5 जनरेशन की बात हो जाती है, राइट? सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो राजा शांतनु से ये कहानी शुरू हुई। राजा शांतनु की 2 वाइफ थी, वन वॉज गंगा, वन वॉज सत्यवती। अब मैं गंगा से शुरुआत करूंगा। ये वही गंगा है जो हमारी माँ गंगा, जो नदी भी है, राइट? सो देवलोक से जो है धरती लोक पर आती है, शिव जी की जटाओं में, ये वही माँ गंगा है। अब ये माँ गंगा की जब शांतनु से शादी हुई, अभी फीमेल है। अच्छा, हमारी ख्याल क्या बोलते हैं कि फीमेल है तो ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए कि इनसे कोई पूछेगा नहीं, इतनी वैल्यू नहीं होगी शायद इनकी। इसी तरीके का पोर्ट्रेयल हमारा पुराने जमाने में, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ये तो है हमारी कि फीमेल्स की शायद ज्यादा वैल्यू नहीं है। बट आप समझिएगा, जब गंगा की शादी हुई शांतनु से, तो गंगा की कंडीशंस थी कुछ। पहली बात तो यही सरप्राइजिंग है कि फीमेल की कुछ कंडीशंस थी, जबकि हमारा मानना क्या है कि फीमेल्स तो ऐसी हैं जिन्हें कोई पूछता ही नहीं था उस जमाने में, ठीक है? तो आप सोचो, शादी से पहले गंगा ने कंडीशन रखी है। शायद इतनी ओपन सोसाइटी तो शायद आज भी नहीं है। अर्बन सिटीज में है डेफिनेटली, दिल्ली मुंबई की बात करूं तो एक अलग कहानी है, लेकिन गाँव में तो आज भी शायद ऐसा देखने को नहीं मिलेगा ना कि फीमेल अपना कंडीशन रख रही है। अच्छा, क्या कंडीशन थी ये सुनिए, और इंटरेस्टिंग है। तो गंगा की कंडीशन ये थी कि शादी में
आप मुझसे कभी भी किसी भी परिस्थितिवश कोई सवाल नहीं पूछे। अब सोचो, एक फीमेल ने शादी से पहले ही कंडीशन रखी है कि आप मुझसे कभी सवाल नहीं पूछेंगे। क्या लगता है ऐसे में आज के जमाने में शादी होगी या नहीं होगी? बट आप सोचो, इतना बड़ा प्रॉमिस शादी से पहले, आज भी अगर कोई हस्बैंड वाइफ आपस में इस तरीके की बात करे कि मेरे कर्मों पे सवाल नहीं उठा दे, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, ये तो Right. पहली क्वेश्चन मार्क। बट शांतनु मैरिड, सो शांतनु मैरिड। अब जब शांतनु ने शादी करी, विच शोज दैट फीमेल वर रिस्पेक्टेड, दे हैड वैल्यू, उनकी बात को दर्जा दिया जाता था, और सिर्फ राजा नहीं, पूरा समाज भी देता था। अच्छा, आपको पता होगा कि गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। उसकी एक बैक स्टोरी, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन सोचिए, राजा के घर में संतान हुई, तो जैसे ही पहला पुत्र जन्मा, गंगा सुबह जाती है और उसे नदी में बहा कर आ जाती है। मतलब वो बच्चा जो है, मतलब उत्तराधिकारी है वो उस वंश का, वो उस राज्य Right. का अगला राजा है, जिसे वो गंगा में बहाया आती है, और उससे कोई सवाल नहीं पूछता। मीन समवेयर शी हैड पावर, तभी तो सवाल नहीं पूछा जाता ना, अदरवाइज क्यों वो तो ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा 7 बार ही होता है। 8वीं बारी जब राजा शांतनु बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, इवन प्रजा भी सवाल उठाने लग जाती है, तो जाके वो गंगा से सवाल पूछते हैं। लेकिन 7 बारी तक, अच्छा 7 बारी तक अगर ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि फीमेल की कहीं तो वैसे कोई वैल्यू हो गई ना, कहीं रिस्पेक्टेबल वैल्यू होगी गंगा की। आप मानते हैं ये बात, हाँ या ना? Right. सो पहले तो देखिए, गंगा के रोल से हमें क्लियर हो जाता है, गंगा के रोल से क्लियर हो जाता है कि ऐसा नहीं था कि मतलब फीमेल्स को कोई पूछ नहीं रहा, अच्छा खासा पूछ रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। अच्छा, इसके बाद अगर आप लीनिएज में नेक्स्ट भी जाए, तो शांतनु की ही दूसरी वाइफ जो है वो है सत्यवती। अब सत्यवती से जब शादी हुई, तो भी सत्यवती के फादर की कंडीशन थी कि मेरी बेटी जो है सेकंड वाइफ बन के रह जाएगी, तो उसके बच्चों को तो वो अधिकार मिलेगा नहीं। लेकिन सत्यवती ने भी जब शादी करी, तो पूरी कंडीशंस मनवा कर शादी करी, कि मतलब आप सोचो, इतना ज्यादा कठोर प्रतीक्षा दिलवा दी भीष्म पितामह से कि गंगा का ज्येष्ठ पुत्र, यानी गंगा के जो सबसे बड़े पुत्र हैं भीष्म पितामह, वो जीवन भर शादी नहीं करते। तो यानी कहीं ना कहीं तो फीमेल वॉइस थी ना। अच्छा, बहुत सारे Right. लोग इस पे बोलते हैं कि चलिए सत्यवती की आवाज नहीं थी, उनके पिता की आवाज थी। लेकिन सत्यवती विरोध में भी तो नहीं खड़ी हुई, यानी कि डाउन द लाइन शायद सत्यवती भी यही चाहती होंगी। बोला जा सकता है। और जो शांतनु है, वो हल्के फुल्के राजा नहीं थे, सम्राट थे। और वो सम्राट महिला की बात को इज्जत भी दे रहे हैं, और महिला की बात सुन भी रहे हैं, अपनी दोनों ही पत्नियों की। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है, फीमेल की वॉइस तो एक रेलिवेंट वॉइस थी। सही या गलत वो बात की बात है, हम उस पर नहीं आ रहे, लेकिन रेलिवेंट वॉइस तो थी, हम मानते हैं ये। Right. एंड ऑल्सो अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लीनिएज में, देन यू सी माता कुंती। अब माता कुंती का जीवन थोड़ा सा देखिए। माता कुंती के जो हस्बैंड है, दैट इज पांडु। पांडु की भी 2 वाइफ थी। पांडु की 2 वाइफ है, वन इज कुंती एंड वन इज माद्री। ठीक है। अब वन फाइन डे पांडु डिसाइडेड कि वो अपना राज्य वाज्य छोड़कर जो है जंगल में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके अलग रीजन है, हम उसको छोड़ते हैं। तो पांडु के पास 2 पत्नियां हैं, बच्चे नहीं है। ये 3 लोग जो है जंगल में चले गए हैं, अब वहां ही अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। सो पांडु और उसकी दोनों वाइफ, वन इज कुंती एंड वन इज माद्री। ठीक है। वन फाइन डे पांडु की जो है वो देहांत हो जाता है, और माद्री जो है उसी समय अपने आप को सती कर लेती है। अब पांडु भी गए, माद्री भी गई, अब बची कौन? कुंती। अब कुंती अकेली बची हैं, और उस समय 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 तो उनके ही हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन एंड भीम। और माद्री के भी 2 बच्चे हैं, विच इज नकुल एंड सहदेव। तो अब टेक्निकली देखिए, कुंती ने इन 5 बच्चों का पालन पोषण किया, ऑल 5। और ये 5 बच्चे जीवन में इन्होंने कुछ किया, मतलब ये दुर्योधन नहीं बन गए। इन 5 बच्चों ने जीवन में फिजिकल स्ट्रेंथ को अटेन किया। इन्होंने अपनी एबिलिटीज, अच्छा अर्जुन जो है वो पैदा होते ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं थे। अर्जुन जब अपने कौशल से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। उसमें 3 लोगों का रोल हो सकता है शायद, माता पिता गुरु। अब गुरु का तो है ही, पिता है नहीं, तो माता का कुछ तो रोल रहा होगा। उस माता ने क्या संजोया होगा जीवन अपने 5 बालकों का, कि 5 बालक इतने सर्वश्रेष्ठ बने। तो कुंती भी पावरफुल थी। अब सवाल आता है तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन महाभारत, विच इज द्रौपदी। द्रौपदी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। द्रौपदी जो है ना, वो योद्धा टाइप लेडी नहीं थी, मतलब हम नहीं बोल सकते। मैं पहले आपसे सवाल पूछता हूँ, योगेश आप अपना पॉइंट बताना। आप व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द्रौपदी? द्रौपदी को जब जानना है, तो जैसा मेरा पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि आप पहले उसके पास्ट लाइफ के बारे में जाने। शिव जी की भक्त थी, राइट। कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी वो। आप 5 पास्ट लाइफ के हिसाब से भी देखोगे तो द्रौपदी ज्यादा बड़ी भक्ता जो है वो महादेव की दिखती है, कृष्ण की नहीं। सो अगर आप देखोगे द्रौपदी एंड कृष्ण जी को ना, हमने बड़ा ऐसे अटैच कर रखा है कि ये तो बड़े दोस्त हैं, और द्रौपदी और कृष्ण जी का जो रिलेशन है वो एकदम डिवाइन है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी महाभारत में ऐसा
शायद कृष्ण जी तो एक भी जगह पे भी नहीं बोलते कि मेरी बेस्ट फ्रेंड द्रौपदी है। एक ऐसा इंसिडेंस आता है जहाँ द्रौपदी बोलती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तो दोनों के बीच में ना बड़ा फ्रेंडशिप वाला रिलेशन नहीं है। मतलब ये पहली बात ये समझिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि द्रौपदी के मार्गदर्शक प्रदर्शन जो है वो श्री कृष्ण करते थे। हाँ वो करते थे, द्रौपदी से ज्यादा वो अर्जुन का करते थे। अर्जुन के वो ज्यादा प्रिय थे, तो ये वो द्रौपदी वाला एंगल जो है थोड़ा मुझे थोड़ा डिस्टर्ब एंगल ज्यादा लगता है। इतना ज्यादा है नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मैं आई एम नॉट डिनाइंग विद द फैक्ट दैट दे वर नॉट गुड पीपल अराउंड, दे वर, बट जितना ज्यादा हमने उन्हें प्रचलित कर रखा है वैसा नहीं था। और अगर दोस्ती यारी की बात करूं तो शायद वो ज्यादा अच्छे दोस्त अर्जुन के थे 100%। और कृष्ण जी ऐसा कहीं नहीं बोलते कि द्रौपदी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। शायद टीवी सीरियल में बोलते हो शायद फिक्शन बुक्स में बोलते हो, राइट। सो व्यास रचित महाभारत में ऐसा कहीं नहीं बोलते कृष्ण जी की द्रौपदी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। द्रौपदी ऐसा जरूर एक बारी बोलती है कि श्री कृष्ण मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ देखने को मिलता नहीं। सो अगर मैं इस एंगल से भी देखूं तो शायद वो ज्यादा बड़ी भक्ता जो है वो महादेव की दिखती है द्रौपदी। लेकिन अगर मैं आपको द्रौपदी बोलूं तो शायद पहला तो छोड़िए 10वां विचार भी महादेव नहीं आएगा। मानते हैं ये बात? हाँ, पर्सन टू पर्सन, राइट, सो जैसा विच इज पोर्ट्रेट किया रॉन्ग, गया। राइट। राइट, क्योंकि पोट्री हमने जो है कुछ ऐसा कर रखा है। सो खैर, लेकिन द्रौपदी की अगर हम जीवन की बात करें तो द्रौपदी कोई वॉरियर टाइप नहीं थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि द्रौपदी जो है वो बड़ी वीक थी, नहीं। द्रौपदी फिजिकल स्ट्रेंथ में सॉलिड नहीं थी, लेकिन द्रौपदी मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत सॉलिड थी। मैंने आपको इस सेशन की शुरुआत में भी बताया कि कृष्ण जी सबसे सॉलिड क्यों है, क्योंकि वो मेंटली भी बहुत सॉलिड थे और फिजिकली भी बहुत सॉलिड थे। इनके पति, पांचों पति, ये पांचों पति फिजिकली बहुत सॉलिड थे लेकिन शायद मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं थे। आप सोचो अर्जुन कितना फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन मेंटली वीक था। अच्छा, मेंटली वीक क्यों था? आप सोचो, युद्ध भूमि तैयार है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, वो बोल रहा है मुझसे जो है धनुष नहीं उठाया जा रहा, तो ये तो वीक मेंटल स्ट्रेंथ थी हुई, हाँ या ना? तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी? वो फिजिकली बहुत सॉलिड थे, शायद मेंटली इतने सॉलिड नहीं थे। द्रौपदी के साथ क्या है कि वो फिजिकली इतनी सॉलिड नहीं है। अच्छा, मैं बेसिस लेके ये बात बोल रहा हूँ कि वो फिजिकली सॉलिड क्यों नहीं है। आप देखो उसके साथ चीरहरण हो रहा है, ठीक है, उसका जो है पल्लू खींचा जा रहा है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं आ रहा, कोई ना आए, खुद तो वो आ सकती है। अगर वो योद्धा होती तो तलवार उठाती। अच्छा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आप देखिए मैं टीवी का एपिसोड देख रहा था चीरहरण का, और बड़ा ही अभी महाभारत के एक स्पेसिफिक करेक्टर को ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने उसी करेक्टर के नाम से जो है टीवी सीरियल बनाया। मैं नाम तो क्या ही लूं उनका, बट उन्होंने एक बड़ा प्रचलित टीवी सीरियल बनाया एक वन ऑफ द मेल करेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, और उन्होंने उसके अंदर चीरहरण दिखाया। उस चीरहरण के एपिसोड के अंदर मैंने क्या देखा कि दुशासन जो है वो द्रौपदी को खींचने के लिए जाता है सभा के अंदर। तो दुशासन जब उसे खींचने के लिए जाता है, द्रौपदी को इतना गुस्सा आता है कि द्रौपदी वहां एक तलवार उठाती है और दुशासन से युद्ध करती है। दिस इज रबिश, ये बिल्कुल ही कॉमेडी है ये बात। मतलब मुझे ऐसा लगा शायद मैं कोई टीवी सीरियल देख रहा हूँ जिसमें मुझे कॉमेडी देखनी है। द्रौपदी के चरित्र के साथ हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता व्यास रचित महाभारत में, स्पेशली गीता प्रेस गोरखपुर के एडिशन में हमें कहीं देखने को नहीं मिलता कि द्रौपदी तलवार उठाती है या धनुष उठाती है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। द्रौपदी बल्कि बहुत हेल्पलेस तरीके से अपने बालों से खींचे जाने पर सभा में जाती है, और सभा में जाने के बाद वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से खूब चीखती चिल्लाती है, बाद में वो एक अलग चीज है, लेकिन वो फिजिकल स्ट्रेंथ में कहीं स्टैंड नहीं करती। आपको पता है द्रौपदी की लाइफ में 3 बार ऑलमोस्ट मोलेस्टेशन हुआ है, ऑलमोस्ट मोलेस्टेशन। ज्यादातर लोगों को लगता है कि चीरहरण का एपिसोड द्रौपदी के जीवन का सबसे लोएस्ट एपिसोड है, जबकि ऐसा नहीं है। द्रौपदी के साथ किडनैप करने की कोशिश की जयद्रथ ने। जयद्रथ एक इंसान हुए, उन्होंने द्रौपदी को किडनैप करने की कोशिश, अच्छा कोशिश नहीं करी, उनको दुपट्टे से खींचा, बाहों में उठाया, रथ में पटका और रथ लेकर चले गए। ऐसी सिचुएशन में अगर वो योद्धा होती तो सहन करती क्या? वो विरोध करती ना इस बात का, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। अच्छा, नहीं किया ऐसा इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहती, शायद वो फिजिकली इतनी केपेबल नहीं है कि वो कर नहीं सकती थी। लेकिन आजकल इंटरनेट के लोगों को या द्रौपदी लवर्स को या द्रौपदी फॉलोअर्स को ये सुनना नहीं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो अगर मैं द्रौपदी की बात करूं तो द्रौपदी फिजिकली कहीं स्टैंड नहीं करती, कहीं पे भी नहीं। इवन देर इज एन एपिसोड, एक सेनापति कीचक, कीचक ने तो द्रौपदी की इतनी इंसल्ट करी, इतनी इंसल्ट करी कि उसको दुपट्टे से खींचा। तीसरी बार ये इंसिडेंस हो रहा है उसकी लाइफ में, सोचो। दुपट्टे से खींचा, दुपट्टे से खींचने के बाद उसने उसे धक्का दिया। धक्का देने के बाद जब द्रौपदी गिर गई
तो अपने पैर से द्रौपदी को पैर मारा। योद्धा अगर होती द्रौपदी तो क्या लगता है आपको, मतलब वो उठती ना। तो द्रौपदी योद्धा नहीं है, तो द्रौपदी के अंदर ना वो वॉरियर लेडी देखनी बंद करिए आप। मैं कहीं भी द्रौपदी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप ये, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स की लाइन आ जाती है कि तो द्रौपदी के पीछे ही पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं द्रौपदी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन द्रौपदी जो हमें सिखाना चाहती है ना, वो है सहन करना, इमोशनल स्ट्रेंथ। हर करेक्टर सिर्फ ये दिखाना चाहता है, हमें ये सिखाना चाहता है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और इवन आपने सुना होगा कि द्रौपदी के पांचों बच्चों को मार दिया था अश्वत्थामा ने। तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों बच्चों को मारा, द्रौपदी की नजरों के सामने मारा, एक माता के सामने। उसके 5 बच्चे जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होने वाले, युद्ध में नहीं, युद्ध के बाहर सारे रूल्स और प्रोटोकॉल तोड़ के। अगर माँ योद्धा होती तो तलवार क्यों नहीं उठाती, मुझे धनुष उठाती, तलवार, हर पॉसिबल वो काम करती। अच्छा, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता कि द्रौपदी ने पत्थर उठा के मार दिया, नहीं। सो शी इज नॉट अ योद्धा। हो सकता है इंटरनेट को ये बात समझ में ना आए, लेकिन मेरा काम ना योगेश पता है क्या है, बिल्कुल क्लियर फैक्ट्स रखना उनके सामने कि ये है महाभारत में लिखा है। मुझे नहीं पता आप इसे कितना जो है किस तरीके से लेंगे या किस तरीके से नहीं लेंगे। राइट, हाउ हैज बीन पोर्ट्रेटेड इनटू मीडिया, जब मैं बात करूं तो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है बहुत बार अपने को आता ही है जब महाभारत की जब मैं बात करूं तो, हाउ डू यू सी द थीम ऑफ लॉयल्टी रिप्रेजेंटेड इन महाभारत? लॉयल्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो, सभी यहाँ एक दूसरे की तरफ लॉयल रहे हैं, लेकिन कुछ जगह सही है, कुछ जगह गलत। जैसा भी आपने बोला, जैसे कर्ण के केस से हमें सीखने को मिलता है, कर्ण वाज वेरी लॉयल थ्रू आउट हिज लाइफ। वो दुर्योधन को लेकर हमेशा लॉयल रहा है, लेकिन क्या ये लॉयल्टी अच्छे के लिए थी या बुरे के लिए? इसमें नुकसान दोनों का हुआ, राइट। ऐसा नहीं है कि कर्ण जब दुर्योधन के साथ लॉयल रहा तो सिर्फ कर्ण का नुकसान हुआ, दोनों का नुकसान। दुर्योधन ने भी खूब लॉस किया जीवन में और कर्ण ने भी खूब लॉस किया। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, कर्ण का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड अगर कोई रहा है तो दुर्योधन, दुर्योधन का बेस्ट फ्रेंड रहा है तो कर्ण। लेकिन ये दोस्ती ना बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती ने दोनों का ही पतन किया है, इन्होंने दोनों की लाइफ खराब करी है। जहां दुर्योधन जो है वो कर्ण को शेयर देता था, कहीं कर्ण जो है दुर्योधन को शेयर देता था, और दोनों ही लगभग हर जगह हारे हैं। हर जगह छोड़िए, महाभारत में भी तो हारे ही। महाभारत के पूरे युद्ध के कंक्लूजन में तो ये सब लोग हारे ही तो सही, जीते थोड़ी किसी भी तरीके। लेकिन ये लॉयल्टी जो है, लॉयल्टी हैज अ बिग प्राइस टू पे। तो कर्ण और दुर्योधन से ना हम ये ना सीखें कि हम लॉयल रहे तो हम जीवन भर लॉयल रहे, हम दुर्योधन हमारा मित्र है तो सर्वोपरि मित्र है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वाइसनेस जो है वो थ्रू आउट द लाइफ बनी रहनी चाहिए। अपनी लॉयल्टी को जो है वैल्यूएट करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि हम लॉयल हैं लेकिन सामने वाला लॉयल है या नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाभारत में मैं एक थोड़ा सा और इस कंटेक्स्ट से थोड़ा सा और हटके मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। महाभारत में बहुत सारे नेचुरल पावर्स और बहुत सारे से मैजिकल पावर्स के भी कैरेक्टर्स हैं। जब मैं बोलूं अस्त्र शस्त्र के बारे में जब मैं बात करूं, या जैसे जो हिडिंबा और उनके पुत्र, इनके बारे में जब मैं बात करूं, सो दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जो नॉर्मल जो लीग है उससे थोड़ा सा एक हटके एक कैरेक्टर्स भी आते हैं। सो उनका क्या, व्हाट यू हैव इंटरप्रेटेड फ्रॉम दैट कैरेक्टर, और आपका उनके बारे में क्या विचार है? ओके, सो आई विल टेल यू कि मेजेस्टिक पावर्स तो हैं, देखिए खूब सारी हैं। और जैसे अगर मैं बात करूं तो जो अस्त्र की बात करूं, जैसे अस्त्र और शस्त्र दोनों अलग चीजें हैं, जनरली ऐसा कहा जाता है। जैसे जो धनुष है वो एक शस्त्र है, लेकिन अस्त्र क्या होते हैं, जो ज्यादातर मंत्र ड्रिवन होते हैं, जो बेसिकली हमने मंत्रों के ऊपर खूब सारा प्रैक्टिस किया होता है। तो क्या होता है, जब हम एक अस्त्र उठाते हैं, हमने धनुष उठाया, उस पे हम एक मंत्र पढ़ते हैं और फिर जब तीर छोड़ते हैं, एंड दीज कम्स विद योर मतलब शेयर डेडिकेशन या फिर मेडिटेशन, आप इसे ऐसे समझिए। और मुझे लगता है ये अस्त्र शस्त्र बिल्कुल होते हैं। जैसे आजकल ही आप देख लीजिए, आजकल तो मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन आप देखिए बागेश्वर बाबा हैं जो पर्चा बना रहे हैं, ये भी तो एक तरीके की मेजेस्टिक पावर ही है। और अभी तो पता नहीं, बट देखने में तो सब सच ही दिखता है कि वो सामने बैठ के लोगों के बारे में कुछ पर्चा बना रहे हैं और लोगों के बारे में उनका भविष्य बता रहे हैं, या जो पास्ट में हो वो सब बता रहे हैं, हाँ या ना। तो वो दिखने में तो जो है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ही है। तो जब आजकल के जमाने में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो पहले भी, अच्छा नॉट ओनली दिस, आप सिर्फ महाभारत को छोड़ दीजिए, ये मेजेस्टिक पावर्स तो जो है हमें रामायण में भी देखने मिलती हैं। रामायण के अंदर आपने देखा होगा कि
पल में हनुमान जी जो है वो जो सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और पल में हनुमान जी जो है विराट रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा ही हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। महाभारत में कौरवों की सभा में जब कृष्ण जी संधि के लिए पहुंचते हैं तो दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। मतलब दुर्योधन का ऐसा इंटेंशन होता है कि जब कृष्ण जी आ रहे हैं एफर्ट्स के लिए, किस चीज के एफर्ट्स के लिए, कि सिर्फ इतनी सी बात कि कृष्ण जी वहां के ये बोल रहे हैं कि हम लोग ना लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, तो क्योंकि जब हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते तो आप हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम सेटल हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन का माइंडसेट क्लियर है कि उसे 5 गांव क्या छोड़िए, एक तिनका जमीन भी नहीं देनी है। तो कृष्ण जी वहां पर अपना विराट रूप दिखाते हैं उसे, जब दुर्योधन उन्हें बांधने की कोशिश करता है। क्योंकि दुर्योधन का ओरिजिनल प्लान तो स्टूपिड प्लान है, आप प्लान सुनिएगा दुर्योधन का। सो दुर्योधन का प्लान ये था कि जब कृष्ण जी आएंगे तो मैं उन्हें जंजीर से बांध लूंगा और बांध करके जो है कारागार में डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, तो पानी खत्म हो जाएगी। तो कृष्ण जी जो है वहां पे उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं। सो वो अपने मतलब पूरा लोग वहां पे बिल्कुल अचेत हो जाते हैं और वो कृष्ण जी को देखते हैं ना वेरी मतलब अन सब ह्यूमन वे तरीके से। तो देखो ये भी तो एक मेजेस्टिक पावर ही है। तो मेजेस्टिक पावर्स थी लेकिन सबके पास नहीं थी। दुर्योधन के पास नहीं थी, दुशासन के पास नहीं थी, रेदर बहुत ज्यादा हमें विदुर के पास भी देखने को, धृतराष्ट्र के पास देखने को नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, इस तरफ के जो पॉजिटिव पोर्ट्रेल 5 पांडव हैं इनके पास भी सबके पास नहीं है। ज्यादातर ये मेजेस्टिक पावर्स जो है जो अर्जुन के पास देखने को मिलती है, कुछ हद तक कर्ण के पास देखने को मिलती है, अश्वत्थामा के पास देखने तो कुछ लोगों के पास होती थी, सब लोगों के पास नहीं होती थी। और वो कुछ लोगों ने भी ऐसे ही नहीं उन्हें अटेन किया होता था। बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारी डेडिकेशन, बहुत सारे सालों की तपस्या और मेहनत करके अटेन किया जाता था, जो मुझे लगता है आज भी किया जा सकता है। शायद पता नहीं उस लेवल पे या पता नहीं कितना, लेकिन आज भी अगर हम आज भी ऐसा कहा जाता है हिमालय में कई योगी हैं जो सालों से रहते हैं, जिनका तप बड़ा प्रबल है, जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, जो 1 मिनट में आपका भूत भविष्य सब बता सकते हैं। हमने नहीं देखा, मैंने ऐसा पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा, लेकिन मैंने नहीं किया तो मैं इस बात को डिनाई भी नहीं करता। मैं मानता हूँ कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं और मैं 100% फर्म बिलीवर हूँ। शायद मेरी तपस्या ऐसी नहीं है या मेरा एफर्ट ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं कि हो नहीं सकता, बिल्कुल बात। Right. Going to the most weighted topic, how do you view the character of Karna and his struggle? कर्ण का जो जैसा पोर्ट्रेट किया गया, मैं जब बोलूं मीडिया में जैसा पोर्ट्रेट किया गया, और क्या एक्चुअल महाभारत में है और कैसा कैसा उनका वर्णन है या कैसा है, वो आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, प्लीज बताएं। कर्ण जो है वो बहुत ही केपेबल स्टूडेंट है। अच्छा, वो जो है इन सबके गुरु सेम है, कर्ण के भी, अर्जुन के भी, दुर्योधन के भी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को नहीं सिखाया था। द्रोणाचार्य ने कर्ण को बराबर सिखाया था, उसी युद्धशाला में सिखाया था जहां वो अर्जुन को सिखाते थे। तो सबसे पहला तो आप अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिए कि द्रोणाचार्य ने जो है वो कर्ण को नहीं सिखाया, वो बिल्कुल सिखाया है, बराबर सिखाया है, अपने सभी शिष्यों की तरह सिखाया। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना सीख। अब क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाना सीखना था, ये कुछ ऐसा है कि मैं आजकल के कंटेक्स्ट में आपको एक ऐसे समझूं। आप समझिए सपोजिटली आप एक आईटी प्रोफेशनल है, एक आईटी जॉब करते हैं, आईटी में काम करते हैं, उद्यम करते हैं, जो भी आप करते हैं। आपके पास एक स्टूडेंट आता है जो बोलता है कि मुझे आप कोडिंग के एबीसीडी सिखा दीजिए। ठीक है, तो आप उसे कोडिंग के एबीसीडी सिखा देते हैं, लेकिन वो अगले ही दिन आपको बोलता है कि मुझे तो अमेजोन के लेवल की वेबसाइट की कोडिंग चाहिए अभी के अभी, अभी सिखाओ। नहीं, अभी सीखनी है मुझे, बिल्कुल जिद है ये मेरी। ठीक है, तो क्या आप उसे सिखा पाओगे? आंसर यस, सिखा सकते हैं। प्याले में पूरा जग भर पानी या बाल्टी भर पानी या टंकी भर पानी डाला जा सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ दैट वेसल। आपको उतना ग्रैप्स करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, जो मेरे ख्याल से आप बताना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली आप सबसे पहले तो ये देखोगे ना कि सामने स्टूडेंट कितना पात्र है उस चीज के लिए, मतलब हम उसे सिखाएं, एफर्ट करें। और दूसरा, जिस वेपन की यहाँ पे बात हो रही है वो वेपन काफी डिस्ट्रक्टिव भी है। तो क्योंकि वो काफी डिस्ट्रक्टिव है तो हमें ये भी देखना है कि वो सीख तो लेगा, लेकिन क्या वो उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। तो एक एक चीज के लिए द्रोणाचार्य ने उसे मना किया, लेकिन पूरे इंटरनेट ने उठा लिया कि द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने के लिए मना कर दिया। नहीं, द्रोणाचार्य ने उसे ए टू वाई सब सिखाया, ऐसे जेड नहीं सिखाया था। और वो भी द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया था, कर्ण खुद छोड़ छाड़ के भाग गया परशुराम जी के पास कि मैं तो उनसे सीखूंगा, और वहां भी झूठ बोल के सीखा। तो कर्ण एक योद्धा तो है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, वो स्ट्रेंथ में बहुत, आप देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अर्जुन को मानते हो कि अर्जुन इतना सॉलिड है, अर्जुन से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई इतना सॉलिड है, जैसे मान लो यूएस आर्मी से लड़ाई हो रही है,
तो अगर यूएस आर्मी से लड़ाई हो रही है तो सामने जो भी आर्मी लड़ रही है वो भी तो ढंग की ही होगी ना। ऐसी कोई छोटा मोटा देश यूएस आर्मी को थोड़ी कम्पीट कर लेगा। तो अगर आप अर्जुन से युद्ध कर रहे हो तो आप कर्ण हो सामने, तो आप कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं हो, आप सॉलिड ही हो। कर्ण के सामने जो भी विरोधी है वो विरोधी अच्छा खासा ही है। तो कर्ण योद्धा है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन कर्ण हीरो नहीं है। बस इतनी सी बात है। मैं हमेशा आपको इतनी सी बात समझाता हूँ, सब लोगों को, अपने जितने भी व्यूअर्स होते हैं, कि कर्ण हीरो नहीं है। अब दिक्कत यहाँ हो जाती है जब हम पूरा का पूरा टीवी सीरियल बना देते हैं इसी कैरेक्टर के नाम पर, जहाँ पे हम इसे एज ए हीरो दिखाना है, जहां हमारा मोटिव ये है कि ये हीरो दिखे। अब दिखाने को तो फिर हम फिक्शन नैरेटिव डालते हैं बीच में। आप सोचो, कर्ण ने तो द्रौपदी के लिए वैश्या तक वर्ड यूज करा। सोचिए, उस जमाने में वैश्या वर्ड तो वैसे भी नहीं इस्तेमाल होता था। पूरे 2200-2300 पन्नों के महाभारत में वैश्या वर्ड किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, और द्रौपदी के लिए उसने जो है वो वैश्या शब्द इस्तेमाल करा, और उसने बोला कि ये तो वैश्या है। सोचिए, तो ऐसा आदमी जो है बड़ा पिक्चर पोर्ट्रेल वाला तो नहीं हो सकता, हीरो तो नहीं हो सकता। इवन आप बोलते हैं उसे दुर्योधन का वो सबसे अच्छा दोस्त था, दुर्योधन को तो वो रणभूमि में छोड़कर भाग गया था, बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द फाइट। लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के अंदर कर्ण जो है पहले हीरो बन रहा था, फिर जब उसे लगा वो हार रहा है तो उसने युद्ध भूमि को, ये तो किसी भी योद्धा के लिए सबसे निचले स्तर की बात हो सकती है ना, कि उसने युद्ध राइट। भूमि को छोड़ा, छोड़कर वहां से भाग गया, जिसकी वजह से दुर्योधन को बंदी बना लिया गया, बाद में अर्जुन को आके छुड़वाना पड़ा उसे। तो ये तो अच्छा दोस्त भी नहीं हुआ। सो अगर वाणी वाइज देखें तो भी अच्छा नहीं है, अगर एज अ स्टूडेंट देखें तो भी अच्छा नहीं है। मतलब इनके पास पेशेंस नहीं थी कि अपने गुरु को ये थोड़ा सा प्लीज करे, बल्कि इन्होंने गुरु को छोड़ा, दूसरे गुरु पे चले गए और परशुराम से जाके जो है झूठ बोलकर विद्या सीखी। तो अगर मैं बात करूं इनकी कि करेक्टर वाइज या अदरवाइज हम बोले, तो ये बड़े रेस्टलेस हैं। मतलब इन्हें लगता है सब करना है, अभी करना है, अभी, कल का कोई नहीं है, अभी सब चाहिए। जब मेरा मन कर रहा है गुरु मुझे दे तभी दे, मैं गुरु के हिसाब से नहीं चलूंगा, गुरु मेरे हिसाब से चलेगा। अब ये तो ठीक पिक्चर नहीं है ना यार। आप ये भी देखो योगेश साथ में कि दुर्योधन का भी ये बड़ा अच्छा दोस्त नहीं हुआ। 18 दिन की लड़ाई में पहले 10 दिन तो कर्ण युद्ध में गया भी नहीं। 18 दिन का महाभारत का युद्ध चला। इस 18 दिन के महाभारत के युद्ध में आपको पता होना चाहिए, पहले 10 दिन के अंदर, जब तक जो है भीष्म पितामह जो है आर्मी कमांडर थे, आर्मी चीफ थे, कर्ण डिडंट पार्टिसिपेटेड। आप बोलोगे कि वो तो भीष्म पितामह ने नहीं करने दिया, नहीं तो आपने जिद भी कहाँ करी कि मेरी वजह से हो रहा है दोस्त, मेरे दोस्त का युद्ध हो रहा है, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, 18 में से 10 दिन तो युद्ध में वो था भी नहीं। अच्छा, ये भी छोड़िए, 18 में से 10 दिन, पहले 10 दिन आर्मी कमांडर भीष्म पितामह थे। कर्ण तो बाद में मेरे ख्याल से 3 दिन के लिए आर्मी कमांडर बने थे, एंड देन ही डाइड। आप सोचो, युद्ध में 3 दिन नहीं टिक पाए, बड़े युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिन टिके। आपसे ऊपर की जनरेशन के हैं, वो उनसे तक बदतमीजी से बात करता है। ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जहां भीष्म पितामह और एक राजा द्रुपद के दूत हैं, ये दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कर्ण बीच में कूद जाता है इस बात के और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कर्ण बीच में कूद जाता है और बोलता है नहीं, लड़ाई होनी चाहिए। तो कर्ण के साथ ना, स्टॉप वॉचिंग हिम एज अ हीरो। कर्ण हीरो नहीं है, कर्ण योद्धा है, लेकिन कर्ण हीरो नहीं है। बस इंटरनेट ने उसे थोड़ा सा हीरो बना दिया और कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यही है, अब पिछले 50-60 सालों के एफर्ट ने मिलकर कर्ण को हीरो बनाया। अब अगर सही काम नहीं होगा, सही लोग आगे बढ़कर नहीं आएंगे और वो नहीं बताएंगे कर्ण के बारे में, तो शायद आज से 100 साल और बाद कर्ण हीरो बन जाएगा, और शायद पता नहीं महाभारत उल्टी ना पढ़ने लग जाए, लोग पांडवों को जो है चोर ना मानने लग जाए और दुर्योधन को ना हीरो मानने लग जाए। ये सबसे बड़ा मेरा डर है महाभारत को लेकर, जिसके लिए मुझे लगा था कि एटलीस्ट मुझे जो है वो कॉन्वर्सेशंस में आना चाहिए, क्योंकि मैं कई और क्रिएटर्स को देखता हूँ जिस पे अच्छा काम कर। तो अगर मैं कह रहा हूँ 10 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें 1000 लोगों की जरूरत है, सिर्फ इस चीज के लिए कि ये लोग आगे आए और आके लोगों को मन की बात ना बताएं, आके बताएं जो सत्य है, जो हमारे ग्रंथ में लिखा है। इसके अंदर मैं कर्ण, अच्छा मेरा तो नाम भी कर्ण है, तो मेरा नाम खुद कर्ण है। अब मैं खुद ही जब कर्ण के बारे में आपको ऐसा पोर्ट्रेल देता हूँ तो मुझे ही हंसी आ जाती है कई बार कि मेरा नाम है और मैं बेचारे के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जो लिखा है बस वो बता रहा हूँ आप। सो द्रौपदी के बारे में स्टॉप थिंकिंग शी इज अ वॉरियर लेडी। कर्ण के बारे में स्टॉप थिंकिंग दैट ही इज एन हीरो। सी थिंग्स एज इट इज, जैसे गिवन है प्लीज वैसे देखिए, और महाभारत जो हमें लेसन्स देना चाहता है वो लेसन्स लीजिए। राइट, राइट। इसी कंटेक्स्ट में मैं, जो आपने अभी लास्ट सेंटेंस कहा, मैं यही पूछना चाहूंगा, हाउ डू द टीचिंग ऑफ महाभारता अप्लाइज टू द मॉडर्न चैलेंजेस? सो आई टेल यू, जब हम रामायण की बात करते थे ना, तो ऐसा होता था वहां पे लोग फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होते थे, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते थे। लेकिन जब हम महाभारत तक आए तो कुछ लोग फिजिकली स्ट्रांग हो गए, कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग हो गए। जैसे मैंने बताया, पांडव फिजिकली स्ट्रांग, द्रौपदी मेंटली स्ट्रांग।
ठीक है, इसीलिए उनकी शादी कंप्लीट यूनियन बनाती है, बिकॉज ये मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग हुए। अब कलयुग तक आते आते कहानी ऐसी हो गई कि हम फिजिकली भी वीक हो गए हैं और मेंटली भी वीक हो गए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन अच्छे से बिताए, तो हमें महाभारत की, रामायण की टीचिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा। द्रौपदी के साथ चीरहरण जैसा इंसिडेंस ना हो, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमने वो चीरहरण का इंसिडेंस पढ़ा हो, तभी हमें समझ में आएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। हम जीवन में कर्ण ना बन जाए, योद्धा होने के बाद भी सोचो, आप बेस्ट है उस टाइम के फिजिकल एबिलिटी में, लेकिन उसके बाद भी आज आप विलन कैटेगरी में हैं, तो कर्ण की तरह जो है वो योद्धा होने के बाद भी नेगेटिव ना हो जाए, अर्जुन की तरह सारा साम्राज्य होने के बाद भी सब खोना बैठे। इसके लिए महाभारत पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, 5 पांडव कोई और नहीं, 5 पांडव योगेश आपके अंदर ही है, द्रौपदी आपके अंदर ही है। जैसे आई टेल यू, अच्छा युधिष्ठिर कौन है? हु इज ऑलवेज वेरी बैलेंस्ड, जो धर्मराज के पुत्र हैं, ठीक है। आप जीवन में बैलेंस होना पसंद करोगे, सभी करेंगे। अच्छा भीम कौन है? जिसे नेचुरली स्ट्रेंथ मिली हुई है, इसने मेहनत करके तो उसे बढ़ाया ही है, बट इसे नेचुरली वो स्ट्रेंथ मिली हुई है। लेकिन अर्जुन को ये स्ट्रेंथ नेचुरली नहीं मिली, उसने अपनी धनुर्विद्या मेहनत करके सीखी है। नकुल और सहदेव वो है, एक जो बहुत इंटेलिजेंट है और एक जो बहुत सुंदर है। आप देखो ये पांचों एबिलिटी आप अपने अंदर चाहते हो या नहीं चाहते, 100% चाहोगे। ऐसी द्रौपदी वो है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। सोचो, द्रौपदी वो है जिसने एक बार चीरहरण, दूसरी बार जयद्रथ का किडनैप, तीसरी बारी कीचक का मॉलेस्टेशन एपिसोड, चौथी बारी अपने 5 बच्चों की हत्या ये अपने सामने अपने जीवन कार्यकाल में झेली है, और तब भी वो उसने सरवाइव किया। और बल्कि लास्ट में तो ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जब ये 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं, तो सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है। तो जब द्रौपदी की मृत्यु होती है तो 5 पांडव पीछे मुड़ के तक नहीं देखते। युधिष्ठिर के शब्द तो ये थे कि कोई बात नहीं, चलो हमें अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो सोचिए इसका अंत ऐसा था कि जिनके लिए इसने जीवन बिता दिया वो 10 सेकंड के लिए रुके भी नहीं जब ये मर गई। तो लेकिन यही हमें द्रौपदी सिखाना चाहती है कि मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आपको किसी और की जरूरत ही ना हो। तो 5 पांडव और ये द्रौपदी की वो क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर चाहिए। दुर्योधन की क्वालिटी चाहिए हमें, फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए दुर्योधन का हमें। तो ये कैरेक्टर्स बस हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, और ये भी सिखाना चाहते हैं कि क्या नहीं सीखना। हमें कर्ण की इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें दुर्योधन जैसा एनवी यानी कि भेदभाव नहीं चाहिए। तो ये चीजें हैं, और हमें ये सिखाता है कि हमारे ऊपर बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें खुद अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है। हमारे सामने विदुर हैं, हमारे सामने धृतराष्ट्र हैं, हमारे सामने गुरु कृपाचार्य है और द्रोणाचार्य है, लेकिन उन सबके बाद भी हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना, उनकी सीख लेनी है, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना। बड़े हैं का मतलब ये नहीं है हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। यू हैव टू टेक एक्शन। अगर हर समस्या का समाधान निकलता तो द्रौपदी के लिए भी निकल जाता चीरहरण के समय। सो महाभारत ना में सिर्फ बेसिक लेसन्स देना चाहती है, और प्रॉब्लम क्या है, हमें उन्हें बेसिक लेसन्स के अलावा हर मसाला चाहिए महाभारत से। अब वो कैसे मिल जाएगा, तो वो प्रॉब्लम है। Talking to the masala question, what is the significance of dice game in the Mahabharata? आपके हिसाब से what is the significance of dice game? वो dice game महाभारत में आया क्यों, या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में प्लीज बताइए। अच्छा, एक दो चीजें इस पे हम एड्रेस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि योगेश, क्या आपको ये पता है कि द्यूत की सभा, या जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में गेम ऑफ डाइस बोलते हैं, ये महाभारत में एक बार ही नहीं 2 बार ही कंडक्ट हुई थी? हाँ मेरे ख्याल से राइट, 2 बार उसका वर्णन आता है। राइट, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं है। सो हुआ क्या था, सबसे पहले एक द्यूत क्रीड़ा जो है वो आयोजित की जाती है, लेकिन उससे पहले इंटरेस्टिंग है कि क्यों की जाती है। अच्छा, क्या होता है, जब मैंने आपको अभी कॉन्वर्सेशन के बीच में भी बताया था कि कुंती 5 बच्चों का पालन पोषण जो है वो जंगल में कर रही है, तो वन फाइन डे जब कुंती वापस आती है और बोलती है कि हमारे बच्चे भी जो है वो इसके उत्तराधिकारी हैं, तो इन्हें एक इंद्रप्रस्थ नाम की जगह दे दी जाती है। तब उसका नाम इंद्रप्रस्थ नहीं होता, लेकिन ये 5 पांडव और मां कुंती को इंद्रप्रस्थ भेज दिया जाता है, और वो वहां जाकर बिल्कुल आप समझिए जंगल के अंदर पूरा एक महल बनाते हैं। और मतलब उस समय का आप समझ लीजिए एआई ओरिएंटेड महल, जिसके अंदर मन की गति से चलने वाले वाहन हैं, ठीक है। ये एआई ही तो है, और क्या है, ठीक है, जो बिल्कुल बहुत सुंदर मैग्निफिसेंट माया महल कहते हैं उसे। सो अब माया महल इज नथिंग बट एआई जनरेटेड होम, सो शायद एलेक्सा जनरेटेड अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलेंगे, या फिर मैं तो ये कहूंगा कि शायद हम उस साइंस तक अभी पहुंचे ही नहीं है। तो इन्होंने ऐसा महल बना लिया। अब दुर्योधन जब उस महल में आया तो दुर्योधन वाज ऑस्टक, मतलब दुर्योधन बिल्कुल पागल हो गया कि ये क्या बना दिया इन्होंने, इतना तो हमारे पास भी नहीं है। अच्छा, हमने इन्हें दिया क्या था, जंगल, उस जंगल से इन्होंने देखो क्या बना लिया। तो उसके अंदर ना एक लालच आ जाता है कि मैं ये हड़प लेता हूँ, मैं कुछ भी ऐसा करूं जिससे ये सब मेरे हिस्से में आ जाए, बिकॉज ये जो भी इनका है वो सब मुझे मिल जाए। तब कर्ण, देखिए कर्ण, दुर्योधन और मामा शकुनी, ये तीनों विलन ही है।
स्टॉप सीइंग कर्ण एज एन हीरो। तो कर्ण, मामा शकुनी और दुर्योधन, ये तीनों मिलके प्लान बनाते क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसके अंदर हम एक द्यूत सभा रखते हैं, उसमें इन्हें इनवाइट करेंगे, उनका सब कुछ हड़ लेंगे। लेकिन देखो इंटेंशन ही खराब थी। ये वो दिवाली पार्टी वाले कार्ड्स नहीं है कि आप थोड़े से 3 पत्ती आप खेल लीजिए, थोड़ी सी 3 पत्ती मैं खेल लीजिए, वो नहीं है। क्योंकि वहां फन के लिए बैठे हैं आप बैठे इसलिए कि आज दिवाली की रात है, आपका थोड़ा मनोरंजन हो जाए, थोड़ा मनोरंजन मेरा हो जाए, बस ये। लेकिन यहाँ मोटिव मनोरंजन नहीं है, यहाँ मोटिव है उनकी पूरी संपत्ति हर लेना। और इस बात से युधिष्ठिर अनजान थे। अब वो गेम ऑफ डाइस जो वहां पे की गई उस कंडक के अंदर, आपने देखा कैसे युधिष्ठिर से उसका धन संपत्ति साम्राज्य सब हर लिया, उसकी धर्मपत्नी जीवन संगिनी द्रौपदी को भी हर लिया, राइट। लेकिन जब ये सब हो गया, द्रौपदी को ले आया गया, उस सभा में द्रौपदी आ गई। द्रौपदी के लिए आपको पता है किसने आवाज उठाई थी? द ओनली पर्सन हु स्टूड फॉर द्रौपदी वाज नॉट फ्रॉम पांडव। आपने हमेशा सुना होगा कि द्रौपदी की आवाज के लिए कोई नहीं आया, स्वयं श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण तो बहुत बात की बात है, द्रौपदी की आवाज के लिए आपको पता है कौरव ने आवाज उठाई थी। नहीं, विदुर भी नहीं, विदुर वो सेकेंडरी। सो विदुर भी सेकेंडरी पर्सन थे। विदुर से भी पहले द्रौपदी के लिए आवाज एक कौरव ने उठाई थी। आप सोचिए कौरव को हम कैसा देखते हैं, पॉजिटिव करेक्टर, नेगेटिव करेक्टर? They are into the black shade. दे आर 100% नेगेटिव पीपल। उन्होंने पूरी महाभारत का पूरा तमाशा रचा है। लेकिन आप सोचो, द्रौपदी के लिए आवाज वन ऑफ द कौरव ने उठाई। एक कौरव थे विकर्ण। ये कर्ण नहीं है, कर्ण अलग है। विकर्ण एक करेक्टर है जो कि दुर्योधन दुशासन के एक छोटे भाई हैं। विकर्ण वाज द ओनली वन उस सभा में जिसने क्लियरली बोला द्रौपदी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अच्छा, जो मैं आपको अभी वो टीवी वाला लेटेस्ट एपिसोड बता रहा था जिसके अंदर द्रौपदी तलवार उठा के दुशासन से लड़ रही है, सच अ कॉमेडी सीन। उस पूरे एपिसोड में, वो 1-1.5 घंटे का एपिसोड है यूट्यूब पे, तो मैंने 1-1.5 घंटे का एपिसोड देखा। उस पूरे एपिसोड में आई वाज कीन टू वॉच कि द्रौपदी इतनी बड़ी योद्धा बनी कब। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उस पूरे एपिसोड में एक भी जगह पर भी विकर्ण का मेंशन भी नहीं आता। सोचो आप, पॉजिटिव कैरेक्टर जो बोल रहा है गलत हो रहा है, उसका आप नाम तक नहीं ले रहे और द्रौपदी को तलवारबाजी दिखा रहे हैं, क्या बातें हैं ये। तो विकर्ण वाज द ओनली वन जो दुर्योधन दुशासन के छोटे भाई थे जिन्होंने बोला ये गलत है। विकर्ण के बाद जो भी आपने बोला योगेश, विदुर, उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। लेकिन आप देखो कि वो कितनी गलत सब है। इन सब के बाद धृतराष्ट्र को ये समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो उसने द्रौपदी को बोला कि तुम ऐसा करो, तुम मुझसे कुछ वर मांग लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो मांग लो, बिकॉज जो भी हुआ उसे अंडू तो मैं नहीं कर सकता। तो क्योंकि मैं अंडू नहीं कर सकता तो आप मुझसे वर मांग लो, आप क्या मांगना चाहती हो। तो उसके अंदर उनसे 2 वर मांगती है बड़े क्लियरली, और बोलती है कि पहला वर मुझे ये दे दो कि मेरे पतियों को फ्री कर दो, दूसरा वर ये दे दो कि इनका कुछ धन संपत्ति वगैरह वापस कर दो, ठीक है, ताकि हम अपना शांति से घर जाएं और हम इंद्रप्रस्थ में जाके अपना जीवन बिताएं। और जो धृतराष्ट्र है वो बोलता है और मांग लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो मांग लो, कम से कम इसको भूल जाओ तुम जो भी हुआ, ठीक है। द्रौपदी कुछ नहीं मांगती, बोलती है सिर्फ 2 वर मांगूंगी क्योंकि मैं क्षत्रिय महिला हूँ। उस समय के लॉ सिस्टम में ऐसा था कि क्षत्रिय महिला 2 वर मांग सकती है। सोचो वो तीसरा भी नहीं मांगती, हालांकि मांगने को उस समय कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन वो नहीं मांगती। और ये लोग वापस चले जाते हैं। वापस दिस द्यूत सभा इज डन, गेम ऑफ डाइस खत्म, और खत्म होने के बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। नहीं, बनवास नहीं जाते, अभी बनवास की तो बात ही नहीं, बस ये वर लिया, रथ में बैठे अपने घर जा रहे हैं, ये इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं दोबारा। लगभग जी जब हस्तिनापुर से चले जाते हैं तब यहाँ पे दोबारा इनसिक्योरिटी आती है हमारे विलन कर्ण, दुर्योधन और मामा शकुनी, और ये बोलते हैं कि अगर इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। ये तो ऐसा हो गया कि हमने शेर के मुंह में जो है वो खाना डाल के छोड़ दिया, ये तो आएगा दोबारा युद्ध करेगा। तो ये तीनों मिलकर एक प्लॉट बनाते हैं और बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं, धृतराष्ट्र से बात करते हैं और बात करने के बाद दोबारा से गेम ऑफ डाइस अरेंज करते हैं। और उस गेम ऑफ डाइस में जो भी आप योगेश बोल रहे थे कि वो पिक करते हैं कि जो भी जीतेगा वो 12 साल के लिए वन में जाएगा और 1 साल के अज्ञातवास में जाएगा। अज्ञातवास मींस बेसिकली कि आपको पता नहीं चलना चाहिए आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप चुप के रहोगे। अगर आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी तो दोबारा से 12 ईयर 1 ईयर शुरू, ठीक है। सो बेसिकली ये चले गए थे, ये अपना रथ वथ धन संपत्ति लेके वापस जा रहे हैं, इनको दोबारा बुलाया गया, दोबारा दुर्योधन ने बुलाया और बोला कि एक बार गेम ऑफ डाइस दोबारा कंडक्ट करते हैं। और इसका रूल ये होगा, फेयर दिखना चाहिए ना, फेयर होना हो वो तो बात की बात है, फेयर दिखना चाहिए। तो उन्होंने बोला इस बार ही जो जीतेगा वो 12 साल और 1 साल का वन और अज्ञातवास पूरा करेगा, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 द्रौपदी के एपिसोड बताए ना, जयद्रथ के बारे में और कीचक के बारे में, ये दोनों द्रौपदी के साथ जो है ये 12 साल 1 साल के बीच में हुए। सो द्रौपदी के 13 साल सोचो कितने टर्मोइल रहे होंगे, कितना उसका जीवन खराब रहा होगा। और अगर वो योद्धा होती तो इतनी नौबत ही नहीं आती। तो खैर, तो ये जो द्यूत सभा है ये एक बारी नहीं 2 बारी कंडक्ट हुई। पहली बारी की द्यूत सभा को तो नल एंड वॉइड करके भेज दिया, लेकिन जो दूसरी बारी की द्यूत सभा थी
उसके अंदर की कंडीशन ये थी कि आप वनवास में जाएंगे और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करेंगे। सो लोगों को ना ये तो पता है कि द्यूत सभा हुई थी, लेकिन द्यूत सभा से उनको पता है फैंसी सिनेरियो और वो सुंदर सुंदर महल, द्रौपदी का चीर, ये पता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं द्यूत सभा एक बार ही नहीं 2 बार ही हुए। और जो उन्हें वन याद है वो पहली द्यूत सभा का नहीं, दूसरी द्यूत सभा का वो है। सो बड़ा लोगों में ना कंफ्यूजन है, लोगों को पता नहीं है। महाभारत लोग बहुत जानते हैं, लेकिन महाभारत के बारे में लोग कुछ नहीं जानते। वो डाइस गेम आया क्यों, या उसका क्या सिग्निफिकेंस है? जब मैं बोलूं कि और भी कोई गेम किया जा सकता था। नहीं, वो उस जमाने का जो है प्रचलित गेम, उस जमाने के अंदर वो राजाओं के दो वेरियस राजाओं के अंदर एक कॉमन क्रीड़ा का एक कॉमन पास टाइम था। मतलब मेरी नॉलेज में तो मुझे इससे ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस दिखता नहीं। उस जमाने के अंदर हम देखो लूडो 7 सीढ़ी नहीं खेलते थे तो हम गेम ऑफ डाइस जो था, जिसे चौसर बोलते हैं, इवन आप ये देखिए कृष्ण जी से अगर आप कनेक्टेड हो वृंदावन साइड में, तो वृंदावन साइड में आज भी अगर आप वृंदावन के किसी ऑथेंटिक टेम्पल में जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर जाइए, आप राधा वल्लभ जी जाइए, तो वहां दीपावली की रात पर चौसर की सभा आज भी लगाई जाती है, जहां पर बिहारी जी के सामने या राधा वल्लभ जी के सामने चौसर लगाया जाता है। दीपावली ना हो, कई बार आगे पीछे भी होता है, बहुत सारे अलग अलग साल में ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ आज भी ठाकुर जी के साथ जो है वो चौसर खेला जाता। तो ये उस जमाने की एक मतलब आप समझिए एक रेगुलर पास टाइम था जो राजाओं के बीच में बड़ा कॉमन चलता था। तो इसीलिए शायद ये ज्यादा प्रैक्टिस्ड मेरे हिसाब से बीच में आया होगा, बाकी इससे ज्यादा तो आई डोंट सी एनी पॉइंट। मूविंग टू द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जैसा महाभारत में दिखाया गया या मैं जब बोलूं मीडिया में पोर्ट्रेट किया गया कि हर एक वॉरियर के अलग अलग गुरु थे और उनकी अलग अलग गुरु की टीचिंग्स थी, तो उसके बारे में प्लीज बताइए। देखो मेजरली बहुत सारे तो नहीं, बट पूरे महाभारत के सिनेरियो में हम 3 गुरु देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुरु जो है वो है कृपाचार्य। अब कृपाचार्य जो है वो इनिशियल लर्निंग के लिए थे, आप ये समझ लीजिए। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये प्राइमरी टीचर थे, बट इन्होंने प्राइमरी पढ़ाया। कैपेबल तो थे, बिल्कुल थे। आप देखो महाभारत के युद्ध में भी थे, लेकिन पांडवों, कौरवों और सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा जो है, जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो कृपाचार्य जी के साथ रही। उसके बाद कृपाचार्य जी वहां से चले नहीं गए। कृपाचार्य जी के साथ तो उनकी एजुकेशन चली ही, लेकिन सीनियर लेवल पर उनको और डेवलप करने के लिए द्रोणाचार्य जी आए, जो कि अश्वत्थामा के पिताजी भी हैं। सो पहले गुरु इन सबके रहे कृपाचार्य, फिर हायर स्टडीज के लिए प्लस पहले वाले साथ में इनके रहे द्रोणाचार्य, और तीसरे फॉर हायर लेवल ऑफ थिंग्स, मैजेस्टिकल थिंग्स जो है वो रहे परशुराम जी। सो टोटल सब लोगों ने महाभारत में इन 3 लोगों से जो है सीखा है। सो वन इज परशुराम, वन इज कृपाचार्य एंड वन इज द्रोणाचार्य। इन सब के अलावा सभी बच्चों के, यानी जो पांडव और कौरव थे, उनके गुरु एक तरीके से तो जो है वो भीष्म पितामह भी थे, क्योंकि वो उनके दादाजी थे, ठीक है। लेकिन मेजरली 3 गुरु ही देखने को मिलते हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य एंड परशुराम जी। सो जिनमें से द्रोणाचार्य जी स्पेसिफिकली एंड परशुराम जी जो है मैजेस्टिक अस्त्र शस्त्रों को चलाना भी सिखाते थे, बट नॉट टू एवरीवन। कर्ण बोलेगा मुझे सीखने का ये मतलब नहीं है मुझे सिखा देंगे। ऐसे मैं बोलूं कि मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट में घूमने जाना है तो मुझे अलाउ थोड़ी कर देंगे जस्ट बिकॉज मेरा मन कर रहा है न्यूक्लियर। या फिर मैं मान लीजिए आईआईटी का बच्चा हूँ, जो मैं आईआईटी में पढ़ता हूँ, तो मैं बोलूँ कि क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर पावर प्लांट देखना चाहता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। आपकी पात्रता वैसी होगी तो आपको दिखाया जाएगा, नहीं होगी तो नहीं दिखाया जाएगा। तो ये 3 मेजर गुरु रहे, और मेरे ख्याल से सब लोग अपने गुरुओं को लेकर लॉयल भी रहे। दुर्योधन एंड क्लैन को छोड़ के वो लोग काफी जगहों पे अपने गुरुओं के अगेंस्ट भी रहे। लेकिन दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स ना, कि देयर आर ग्रेज, देयर आर नो व्हाइट एंड ब्लैक्स। राइट। इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा और मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा कि जब अपन महाभारत की बात करते हैं तो ज्यादातर पांडव और दुर्योधन, जो बाकी सारे कौरव थे, उनको इतना नहीं वो पोर्ट्रेट करते हैं या बताया नहीं जाता। सेम के मैं जब बात करूं तो अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है वो भी इतना एक्सप्लोर नहीं होता, वो सिर्फ एंड में जब वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तब आता है। वैसे ही शकुनी, वो भी एक जब चीरहरण या जब डाइस गेम की जब बात करूं तब आया था वो। बट बाकी इन दोनों या तीनों सिचुएशन के अलावा जब मैं बोलूं तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अश्वत्थामा पूरे महाभारत में, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ शकुनी पूरे महाभारत में, सिर्फ एक नेगेटिव के अलावा भी। इसके अलावा आप कैसे उनको देखते हैं और क्या क्या चीजें और बतानी चाहिए या उसके बारे में बोलना चाहिए? या जैसे अभी अश्वत्थामा को लेकर एक थोड़ा सा ऐसा कनेक्टेड मूवी भी मेरे ख्याल से एक आई थी जिसमें थोड़ा सा पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी द कैरेक्टर ऑफ अश्वत्थामा या अश्वत्थामा जैसे। बट व्हाट इज
एज पर द मैं जो बोलूं आपके हिसाब से, महाभारत के हिसाब से, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक महाभारत है उसके राइट। हिसाब से अश्वत्थामा कौन थे या कैसे थे, या उनसे अपने को क्या मिलना चाहिए, या शकुनी कौन थे, इसके बारे में प्लीज बताइए डिटेल में। देखो, अगर महाभारत से अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि बहुत ज्यादा ओवररेटेड कैरेक्टर कौन से हुए जो बहुत ज्यादा, तो मैं आपको बहुत सारे गिनवा सकता हूँ, जैसे कर्ण वन, द्रौपदी अनदर, ये थोड़े ओवररेटेड। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि काम के राइट। कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इनको जितनी ज्यादा आपने चढ़ा दिया शायद उतने की जरूरत नहीं थी। मसाला। ऐसे अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ओवररेटेड कैरेक्टर अगर कोई रहा है बहुत ही ज्यादा, तो वो रहे हैं शकुनी। ओरिजिनल ऑथेंटिक महाभारत में हमें शकुनी की लाइफ में कोई रेफरेंस देखने को नहीं मिलता। अच्छा, आपको जान के हैरानी होगी कि शकुनी लंगड़े भी नहीं थे, पोर्ट्रेट कैसे किया है शकुनी अब? की एक आंख खराब भी नहीं थी। आप जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो, अभी हम फोन सेटअप में है तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर पाऊंगा। देखिए, ये मेरी महाभारत की फर्स्ट पार्ट की किताब है, ठीक है। हाँ हाँ, इस किताब के अंदर जिस जिस जगह पे ये वाला मार्क लगा है, ट्रांसपेरेंट वाला, ये शकुनी है। जिस ओके जिस जगह पे येलो है, ये सब कर्ण है। देखो कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कर्ण। लेकिन ओके। ये 4 पन्ने, 1 2 3 4 5 6, ये किताब 1200 पन्नों की है। इस 1200 पन्नों की किताब में शकुनी के 6 नाम लगे हैं बस। आप सोचिए, अब शकुनी को हम 6 पन्नों से ज्यादा में नहीं देख पाते, और 6 पेजेस भी पूरे नहीं, 6 पेजेस में शकुनी का बस रेफरेंस आता है। आप सोचो, शकुनी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कभी था ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो शायद गेम ऑफ डाइस के टाइम पर आ गया तो शायद वो Right. इतना पॉपुलर कर दिया। और आज तो ऐसा है कि टीवी सीरियल शकुनी के बिना बनते ही नहीं। लेकिन शकुनी इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नहीं, ही इज जस्ट अ साइडलाइन कैरेक्टर। और सोचो, इतनी बड़ी किताब के अंदर मुझे सिर्फ 6 पैराग्राफ्स मिले, मैं 6 पेजेस भी नहीं बोल रहा हूँ पूरे, सिर्फ 6 पैराग्राफ्स मिल रहे हैं। बस शकुनी को इतना ही समझना है और कुछ भी नहीं है, और इससे ज्यादा शकुनी को जानने की खास जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं कि शकुनी भी एक योद्धा है। पहली बात तो देखिए, गंधार एरिया के जो है ये प्रिंस है, बिकॉज गंधारी जो है वो गंधार से आते हैं। गंधार इज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। सो आजकल के जमाने का अफगानिस्तान जो है वो उस जमाने में गंधार था, जहाँ के गंधार नरेश की पुत्र और पुत्री जो है वो शकुनी और जो है वो गंधारी थी। तो एक प्रिंस तो है ही, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, प्रिंस है तो थोड़ा वॉरियर भी होगी, बिकॉज तभी तो अपने किंगडम को जो है वो बचा पाएंगे। Right. तलवारबाजी के पारंगत थे शकुनी। बट इससे ज्यादा हमें उनके बारे में जानना नहीं है, और जितना टीवी बताता है उससे उतनी की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और जब मैंने पहली बार ये पढ़ा पूरा, मैं हैरान रह गया कि शकुनी लंगड़ा कैसे हो गया। ना तो शकुनी लंगड़ा था, ना शकुनी की एक आंख खराब थी। शकुनी आपके और मेरे जैसा दिखने वाला शायद एक इंसान था, बस पता नहीं कि कहाँ से पिक्चराइजेशन आता है। तो शकुनी इज वेरी ओवररेटेड। दूसरी रही बात अश्वत्थामा की, आपने पूछा। अश्वत्थामा को आज हम बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों हीरोइक बनाने लग गए। मतलब हीरोइक, अश्वत्थामा इज नॉट अ हीरो। अच्छा, आजकल तो मेरे को ये बड़ा सुनने मिलता है, अश्वत्थामा इज अमंग 7 चिरंजीवीज, वो 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित हैं। आपको पता है अश्वत्थामा को ये वरदान नहीं दिया गया था, अश्वत्थामा को ये श्राप दिया गया था कि तुम कभी नहीं मरोगे। और अगर वो आज भी जीवित है तो ये बड़ी प्राउड की बात तो नहीं है। ये तो आप सोचिए, अश्वत्थामा इज हैविंग पेन डेली। आप सोचो, मान लीजिए हमारे आसपास कोई 100 वर्ष की आयु से अधिक जी ले, हर दिन कष्ट में बीतता है, हर दिन। आप 100 वर्ष छोड़ दीजिए, कोई 120 130 साल जी ले तो वो तो बड़ी मैजिकल बात हो गई। ये आपके लिए बड़ी मैजिकल बात है, लेकिन उस इंसान के लिए सोचिए वो कितना कष्टदायी है। और आप एक इंसान को बोल रहे हो उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था, वरदान नहीं। स्टॉप मेकिंग हिम एन हीरो। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को वॉर रूल्स के अगेंस्ट मारा था। सवाल ये नहीं है कि वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो 5 जो हैं वो अनट्रेन्ड वॉरियर्स थे, और आप एकदम ट्रेन्ड वॉरियर थे। आपने तलवारबाजी ऐसे, जिस दिन अश्वत्थामा का आप समझिए दिमाग खराब होता है, जिस दिन रात को, एक रात को, तो वो पांडवों के खेमे में घुस जाता है। पांडवों के खेमे में घुस के, मैं बिल्कुल आपको वॉर सीन बताता हूँ। वो क्या करता है, वो अपने हाथ में तलवार लेता है, उसके सामने जो आता है वो उसे ऐसे और ऐसे काटता चला जाता है। मतलब अगर सामने कोई आया तो गर्दन से 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, पावरफुल, बीच में से 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, किसी का हाथ काट दो, किसी का पैर काट दो। 5 पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे बोलता है वो मारते मारते इतना फियरलेस हो जाता है कि उसकी पूरी बॉडी जो है खून में लथपथ हो जाती है। ये किसी बॉलीवुड मूवी का सीन नहीं चल रहा, ये अश्वत्थामा इज डूइंग अनलॉफुल, ये वॉर में नहीं चल रहा। ये आदमी कैसे हीरो हो सकता है? अच्छा, आप बोलेंगे कि नहीं, उसके पिताजी के साथ भी तो गलत हुआ, द्रोणाचार्य को भी तो छल से मारा। तो हीरो कौन होता है, जो गलत होने पे भी सामने सही निकल कर आए, या जो गलत होने पे बोले कि मतलब मैं तो अब इंतकाम का बदला लूंगा? और ऐसा थोड़ी होता है।
आप राइट सोचो राइट उसने राइट कितना गलत किया था, ऐसे काम नहीं होता। तो आज अश्वत्थामा, हाँ चिरंजीवी हो सकते हैं, लेकिन अश्वत्थामा भी कोई हीरो नहीं है। अश्वत्थामा इज अमंग वन ऑफ द विलेंस, और उन्होंने बहुत 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 गलत किया। अच्छा किया होगा वो एक अलग चीज है, मैं उस पे नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अंत में बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। उन्होंने बहुत गलत किया। उन्होंने द्रौपदी के पांचों बालकों को मारा, और द्रौपदी के जो उन्होंने 5 बालकों को मारा। उन्होंने असंख्य योद्धा रात के अंधेरे में वॉर प्रिंसिपल्स को तोड़ के मारे हैं, जिनको उन्होंने बिल्कुल नरसंहार कहते हैं, जैसे जेनोसाइड बोलेंगे ना आज की भाषा में, तो वो नरसंहार करा था अश्वत्थामा ने। और अनलॉफुल युद्ध नीति के विरोध में, युद्ध के किसी भी नियम को ना फॉलो करते हुए। तो शकुनी की बात करें तो उनको तो इतनी इंपॉर्टेंस मिलनी ही नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है ऑलरेडी। अश्वत्थामा हम्म। की बात करें तो वो हीरो नहीं है, ठीक है, वो विलन है, उन्हें विलन की तरह ही समझा जाना चाहिए। वो आज चिरंजीवी है, लेकिन वो किसी वरदान से चिरंजीवी नहीं है, वो श्राप से चिरंजीवी है। तो ये समझना चाहिए। राइट राइट, नहीं ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, इनसाइट बताया आपने। इसी कंटेक्स्ट में मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जब अपन महाभारत की बात करते हैं तो बहुत बार ब्लंटली ऐसा बोला जाता है कि वो तो दो भाइयों के बीच में झगड़ा था। सो हाउ डज द महाभारत एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लॉयल्टी? महाभारत पारिवारिक वफादारी की अवधारणा का कैसे अवशेषण करता है, कैसे बताता है, या उससे क्या सीख मिलनी चाहिए? बिकॉज ब्लंटली देखा जाए तो ये बोलते हैं कि ठीक है, दो भाइयों के बीच में इट इज अ वॉर फॉर पावर या सत्ता। When there is power, there should be power sharing। जैसे मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, ये थोड़ी बात महाभारत नहीं कहती, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दुर्योधन को ये बात बचपन से पता थी कि वो वीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया कि वो कभी लाक्षागृह में पांडवों को मार देना चाहता था, कभी भीम को विष पिला देता था। तो ये वेरी वेरी न्यू। तो उसको ना सामने से बोलना चाहिए था कि मैं राजा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं राजा बनूंगा तो मैं तो सारे रिसोर्सेस खराब हो जाएंगे। बल्कि समझदारी इसमें थी कि अगर भाई अर्जुन तुम ज्यादा बढ़िया हो तो तुम बनो प्राइम मिनिस्टर, मैं बनता हूँ कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर भी कोई हल्का ओहदा थोड़ी है। तो घर में ना पावर शेयरिंग को इनकरेज करना चाहिए था। उनको बताना चाहिए, देखो पांचों पांडव ने ये तो किया। एक धनुर्धर सबसे बढ़िया था, तो भीम को ये पता था कि मैं बड़ा बढ़िया योद्धा हूँ, लेकिन मुझे धनुष चलाना नहीं आता, शायद मैं गदाधारी सबसे बढ़िया हूँ। तो हमें पावर शेयरिंग, और यही काम जो है सही समय पर पांडु और धृतराष्ट्र को करना चाहिए था। पावर शेयरिंग करना चाहिए था बच्चों के बीच में, जो कि नहीं हो पाया। तो ये धृतराष्ट्र को करना चाहिए, क्योंकि पांडु की तो डेथ ही हो गई देन। तो ये काम धृतराष्ट्र को करना चाहिए था। लेकिन इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि हम सिर्फ घर की संपत्ति को अगली जनरेशन पे नहीं लेकर जाते, हम घर के कलेश को भी अगली जनरेशन पे लेके जाते हैं। आप देखो, राइट अगर बात सिर्फ पावर की होती तो दोनों घर वाले पावर फिर भी बांट लेते, लेकिन दोनों ने धन संपत्ति के अलावा कलेश भी बांट। ये सिर्फ पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई इससे पहले की जनरेशन से चल रही थी। अगर जैसे हमने बीच में बात की थी ना, शांतनु की 2 वाइफ थी, वन वॉज गंगा एंड वन वॉज सत्यवती। तो ये तो गंगा और सत्यवती के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन जनरेशन में आगे ये कॉन्फ्लिक्ट पहुंचा। सिर्फ सिर्फ पांडव और कौरवों पे ही खत्म नहीं हुआ, अगली जनरेशन के सब बच्चे मारे गए। आप राइट देखिए राइट घटोत्कच जो भीम का बच्चा है वो मार, सब बच्चे, द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, भीम के पुत्र घटोत्कच मर गए, सिर्फ अभिमन्यु बचे। एक तरीके से अभिमन्यु भी मारे गए, फिर अभिमन्यु के पुत्र बचे। सो वो भी बड़े मेजेस्टिकल तरीके से बचते हैं, उत्तरा के गर्भ में होते हैं उस समय परीक्षित, तो वो बच जाते हैं। लेकिन आप देखो, पहले की जनरेशन का ट्रॉमा इस जनरेशन ने झेला, अगली जनरेशन तक गया। तो हमें ये समझने की जरूरत है, परिवार से हमें लॉयल्टी तो सीखनी ही सीखनी है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि परिवार से रिसोर्सेज, परिवार के रिसोर्सेज भी हमारे और परिवार के कलेश भी हमारे। और अगर हमने इसे सेटल नहीं किया समय रहते, तो ये आगे की जनरेशन पे जाएगा, रिसोर्सेज भी और कलेश भी। दिस इज व्हाट महाभारत वांट्स टू टीच। राइट, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने जो इनसाइट अनटोल्ड मैसेज बोलूं वो आपने बताया, और बहुत अच्छी तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं, मैं बोलूं एफर्ट्स डाल रहे हैं कि लोगों तक ऑथेंटिक या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ भी महाभारत को देखा जाए, ना कि सिर्फ जो मीडिया या टीवी पे दिखाई जा रही है। तो ये तो सर बहुत 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 ही अच्छा आपने बताया। इसी कंटेक्स्ट में मैं जब बोलूं लड़ाई और इसके अपन बात कर रहे थे कि आपके हिसाब से पांडव और कौरव, जब वेरी स्पेसिफिकली जब मैं बोलूं कि जो 5 पांडव थे और जो 100 कौरव थे, इनके बीच में का रिलेशन आपके हिसाब से कैसा, आपको क्या समझ में आया, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्यों? क्योंकि पोर्ट्रेट ऐसा किया गया है कि 5 पांडव और इस साइड सिर्फ दुर्योधन और शकुनी या कर्ण, यही दो तीन 4 कैरेक्टर जो रहते हैं, यही हमेशा दिखाए जाते हैं, इन्हीं पे ही बात होती है। सो एक्चुअल जब मैं बोलूं कौरव
भी क्या थे, वो पूरे कौरव क्या थे, और पांडव की जब बात हो तो उनका रिलेशन पूरा कैसा था, और आप इससे क्या इंटरप्रेट करते हैं, आप इससे क्या बताना चाहेंगे? देखो, पांचों पांडव और 100 कौरव की अगर हम बात करें, तो 100 कौरव में ना बहुत ज्यादा कौरवों का जो है वो वर्णन आता नहीं। मतलब हम कौरवों के अंदर जो है दुर्योधन सबसे बड़े, फिर दुशासन, इनकी बात करके 100 कौरवों को समेट देते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको विकर्ण के बारे में बताया कि द्रौपदी के चीरहरण के समय में जो है विकर्ण ही बोला, और तो कोई बोला भी नहीं। और तो एक तरीके से विकर्ण का तो वहां पे पॉजिटिव पोर्ट्रेयल मिलता है। तो 100 यस। कौरवों को भी हम प्योरली नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो देयर मस्ट बी इंसिडेंसेस जहाँ पे वो पॉजिटिव रहे हो, देयर मस्ट बी इंसिडेंसेस जो जहाँ पे नेगेटिव रहे हो। और सेम विद पांडव, पांचों पांडव की अगर हम बात करें, तो पांचों पांडव योद्धा रहे, लेकिन कभी कभी जीवन में कमियां शायद उनके भी रही होंगी। तो हम प्योरली ऐसे नहीं ले सकते। और अगर ओवरऑल बात करें तो ये तो उसमें खेलते थे। आप सोचो, खेल खेल में ही दुर्योधन ने भीम को जो है विष पिलाया था, और वो वहां एक नहर में डाल दिया था, तो कुएं में शायद। सो आप देखो, साथ में इससे भी हमें एक लेसन मिलता है कि जीवन में अच्छाई बुराई हमेशा साथ में रहती है। जहाँ अच्छाई है वहां बुराई होगी, जहाँ बुराई है वहां अच्छाई होगी। महाभारत का ना मोटिव आपको सिर्फ लेसन सिखाना है। आप ही समझो, मैं आपको अगर थोड़ा ब्रीफली समझाऊं, हमारे 4 वेद हुए, लेकिन वेदों की बात जो है वो हम तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पाई। बिकॉज देखो, लैंग्वेज बैरियर्स थे, या वेदों का इस तरीके से जो सेकेंडरी अध्ययन नहीं हो पाया। जैसे अगर मैं आज भी आपको बोलूं कि आपको कोई किताब पढ़नी है, तो आपको शायद रामायण महाभारत पढ़ना फिर भी सहज लगे। लेकिन आप 4 वेद में से कोई वेद उठा के पढ़ने में शायद इतने सामर्थ्य ना हो, और शायद पढ़ने की कोशिश भी करें, तो मैं 100% श्योर हूँ अगर आप न्यू बिगिनर है तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। वो इट इज रिटन इन अ डिफिकल्ट पैटर्न, और वो समझने में मुश्किल होती है। तो क्योंकि हमें उन 4 वेदों की बात डायरेक्टली नहीं पहुंचाई जाती, तो महाभारत और रामायण उनकी एक तरीके से आप समझिए केस स्टडीज बना दी गई। केस स्टडीज किस लिए बनाई जाती है? ताकि आपको ज्यादा इजीली चीजें समझ में आ जाए। उसके अंदर एग्जाम्पल्स डाल दिए गए, करेक्टर्स डाल दिए गए, स्टोरीज डाल दी गई। लेकिन ये हमें उन 4 वेदों की बस मॉरल्स बताना चाहता है। पता नहीं हम इनसे और कुछ क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। हम इनसे चाहते हैं कि फुल एंटरटेनमेंट मिल जाए। इनका इनका काम एंटरटेनमेंट नहीं है। ये हमें और कुछ नहीं सिखाना चाहते है, सिर्फ मॉरल स्टोरी सिखाना चाहता है। और शायद महाभारत और रामायण की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आप चारों वेदों को ही डायरेक्टली समझ लेते। तो राइट। दीज आर जस्ट मॉरल्स। इनसे स्टॉप सर्चिंग मसाला फ्रॉम देम, स्टॉप लुकिंग फॉर एन एंटरटेनमेंट स्क्रिप्ट फ्रॉम देम। इनके ऊपर टीवी सीरियल्स बनाइए, टीवी सीरीज बनाइए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बनाइए, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मॉरल्स के लिए। सो बस इनका इतना सा रोल है। इनमें बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढना बंद कर दो, इनके लेसन लेना शुरू कर दो। बहुत बहुत आपने अच्छा बताया कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द लिटरल वर्ड्स, यू शुड सर्च फॉर द मॉरल्स, जो ये अपने को बताना चाहती हैं, सिखाना चाहती हैं, और इम्प्लीमेंट आप करना चाहते हैं। एक भाई, तो योगेश, मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि आयु में युधिष्ठिर ज्यादा बड़े थे या अर्जुन ज्यादा बड़े थे। मैंने कहा ऑब्वियसली युधिष्ठिर ज्यादा बड़े थे। फिर उनका अगला सवाल था कि आयु में कितना अंतर था। अच्छा, मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके उन्हें बताया कि इनकी आयु में शायद इतना अंतर हो सकता है। तो उनका सवाल था कि इतने ही साल का अंतर क्यों? ये मैथमेटिक्स नहीं है। राइट राइट राइट, आपने सही उसका बात। पूरा मोटिव खराब कर दिया। दिस इज राइट। नॉट द पॉइंट दैट आई वांट टू प्रूव दैट आई नो एवरीथिंग। मैं नहीं जानता सब कुछ, मैं सब जानूं ये संभव नहीं है। लेकिन जो आप जानना चाहते हो उसके पीछे देखो, तो आप किस लिए जानना चाहते हो। तो बराबर। युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच के एज का गैप कुछ भी हो, दिस डज नॉट चेंज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। Moving to the last question for this session, what is your final message to listener about the relevance of Mahabharata and today? आपका क्या फाइनल मैसेज होगा? रिलेवेंसी जब मैं बात करूं महाभारत को और आज का यूथ पढ़े तो क्यों पढ़े, या ये मैं बोलूं कि उससे अपन क्या क्या सीख ले सकते हैं, तो इसके बारे में प्लीज बताइए। ओके, सो आई टेल यू, महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जो आज नहीं हो रहा। वर्ल्ड वॉर आज भी हो रही है। आप देखिए, वी हैव फॉट इन लास्ट 150 इयर्स। वी हैव वर्ल्ड वॉर 1, वी हैव वर्ल्ड वॉर 2, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ वाचिंग वर्ल्ड वॉर 3। हमेशा ये बात चलती रहती है वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हो सकती है, डाटा पे होगी, एआई पे होगी। आप देखो, ये वर्ल्ड वॉर ही चल रही है महाभारत में। और क्या चल रहा है? अच्छा, वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए उद्योग पर्व होता है, यानी कि बुक ऑफ एफर्ट्स। आप सोचो, वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए आप उद्योग पर्व पढ़ो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अच्छा, आजकल के बच्चे सबसे ज्यादा वीक जिस चीज में है वो है मेंटल एबिलिटी। आजकल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनका जो व्यवसाय है काफी चलता है, चलना भी चाहिए आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन साइकोलॉजी के बेस्ट लेसन्स जो हमें मिलते हैं वो महाभारत से मिलते हैं। साइकोलॉजिस्ट को खुद उसके कोर्स करिकुलम में कुछ पढ़ाया जाता है तो महाभारत पढ़ाई जाती है। तो आपको साइकोलॉजी मिलेगी, आपको
एबिलिटीज डेवलप करनी है। आप सोचिए आज देश जो है आर्चरी में गोल्ड लेकर आता है, तो आर्चरी का ही तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। तो इफ यू सी, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज एआई। मैंने माया महल बताया आपको, सो माया महल वाज नथिंग बट एआई। सो एआई है, you have world war here, you have psychology lessons here, you have all sort of a teacher student relation, you have all sort of a family drama। आज आपके घर में या आपके पड़ोस के घर में या कहीं भी जो भी कला कलेश चल रहा है, अच्छा आप ये डिनाई नहीं करेंगे, नहीं चल रहा, किसी के यहाँ सास बहू का झगड़ा चल रहा है, किसी के यहाँ धन संपत्ति का झगड़ा चल रहा है, सब महाभारत से सीखा जा सकता है। ऐसा एक कलह कलेश नहीं है जो महाभारत में ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ये भी मानना है महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है, महाभारत पढ़ने से घर में थोड़ी महाभारत हो जाएगा, ये कैसी बेकार की बात है। तो ये सब हमारे दिमागों में ना भरा गया कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। बस हमेशा बोलता हूँ ऑथेंटिक सोर्सेस से पढ़िए। जैसे जो ये वाली किताब मैं आपको दिखाता, गीता प्रेस, दिस इज नोवेयर पेड प्रमोशन बट दिस इज द सोर्स दैट आई यूज। एंड ऑल्सो जैसे मैं आई ऑलवेज से, आज हम घर के सेटअप में है तो मेरे लिए ईज है ये सब चीजें आपको दिखाना। ऑलवेज पिक पेन एंड पेपर। आप देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बना रखे हैं, सो आई हैव मेड डायग्राम्स ऑफ द कैरेक्टर्स। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज टू एवरीवन, आप बिना पेन और पेपर के महाभारत नहीं समझ सकते। आपने स्टार्टिंग में ही बताया लगभग 2500 कैरेक्टर है। अच्छा मैं 2500 में बोलता हूँ कम से कम 25 से 30 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द महाभारत रहती है पूरी। आप उन 25 के 30 कैरेक्टर को भी नहीं समझ पाओगे अगर आपके हाथ में पेन पेपर नहीं है। तो डोंट वॉच इट लाइक इंस्टा रील्स, एक रील दूसरी रील तीसरी। नो, महाभारत के लिए पेन पेपर उठाइए, ऑथेंटिक सोर्स से उठाइए। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, दिन में 15 मिनट का रूटीन बनाइए, लेकिन ओरिजिनल सोर्स से उठाइए। फिक्शन किताबें ना पढ़ें ओरिजिनल सोर्स पढ़ने के बाद। नहीं तो क्या होगा, आपको द्रौपदी में वॉरियर दिखने लगेगी और कर्ण के अंदर जो है वो हीरो योद्धा दिखने लगेगा। अश्वत्थामा, चिरंजीवी और ब्लेस्ड दिखने लगेंगे जो कि कर्स्ड है। राइट। नहीं, ये तो आपने बहुत बहुत सही बताया कि यस, ऑलवेज गेट द नॉलेज फ्रॉम ओरिजिनल। सॉरी टू इंटरप्रेट यू बट शकुनी भी लंगड़ा दिखना बंद हो जाएगा अगर आप ओरिजिनल सोर्स पढ़ेंगे तो, क्योंकि शकुनी लंगड़ा नहीं है। राइट। नहीं, ये तो आपने बहुत सही बताया कि मीडिया या टीवी सीरियल्स में बहुत ज्यादा उनको ग्लोरीफाई कर दिया जाता है फॉर द मसाला ऑफ टीआरपी। बट यस, जब अपनी हिस्ट्री जब पढ़नी है, रामायण महाभारत पढ़नी है, तो यस जेन्युइन जो है अपने ग्रंथ है उनसे ही पढ़ा जाए। हाँ, समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट यू विल गेट द रियल नॉलेज, द इनसाइड नॉलेज दैट इज देयर। सो करण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। एंड मैं आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आपको इनवाइट करना चाहूंगा, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप जो है गरुड़ पुराण हो गया या और भी जो अपने ग्रंथ हैं इनके बारे में आप डिटेल में बताएं, या जैसे मैंने बोला गीता के बारे में बताएं, क्योंकि वो जो इनसाइट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं और ये पहलू भी जानना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी चीजें सही हैं या गलत है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक आपका पहलू, एक मेरा पहलू, बट अपने को सत्य पहलू भी जानना आवश्यक होता है और कौन ज्यादा उस सत्य के पास है, करीब है, वो भी समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो आपने जो इनसाइट दिया है रियली दैट आर हेल्पफुल, बहुत सारे यूथ के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो आपने एक बहुत अच्छी टिप्स बताई कि आपको जब अपना ग्रंथ पढ़ना है, अपनी हिस्ट्री पढ़नी है, रामायण महाभारत पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूएशन में पढ़नी है। यू कैन टेक 5 मिनट्स फ्रॉम अ डे एंड यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट। तो ये तो सर बहुत आपने अच्छा बताया। एंड जैसे मैंने कहा कि यस, आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू अगेन, आप प्लीज अपना टाइम निकालिए, प्रेशियस टाइम निकालिए, एंड वी विल डिस्कस अबाउट। फॉर श्योर, डेफिनेटली फॉर श्योर वील कनेक्ट अगेन। और तब तक के लिए मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलूंगा कि आप आराम से ये देखो, रिपीट पे देखो, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिले और जल्दी ही दोबारा मिलेंगे और दोबारा से योगेश जी के साथ संवाद करेंगे, जिसको करके मुझे भी अति प्रसन्नता हुई आज। धन्यवाद।